Hello, sir. सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप सब? ठीक सर। दुआ है आपकी सर। अल्लाह का शुक्र सर। Recording in progress. अच्छा जी, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सर तो आज कैसी ने क्या पढ़ेंगे? सॉरी, मैं कह रहा हूँ आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ लेते हैं यार, कुछ ना कुछ देखते हैं। आज ऐसा पढ़ते हैं जो हमने पढ़ा ना हो, कुछ नया पढ़ते हैं जो नया सीखने को मिले। क्या ख्याल है? सर एक क्वेश्चन था। जी सही जी सर। जी। सर सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए मतलब हमें PSD टू HTML कन्वर्जन जो होती है वो भी सीखना लाजमी है सर? वापस बोलिएगा, सॉरी। सर फिग्मा टू HTML या PSD टू HTML जिस तरह कन्वर्जन करते हैं वेब डिज़ाइन की, तो वो भी सीखना लाजमी सर हमारे लिए? यार अगर देखा जाए तो वेब डेवलपमेंट के अंदर तो ये चीजें होती ही है ना यूजुअली। तो हमारे पास अब ये स्टैक के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या अभी हम देख रहे हैं ना। अगर आप सिर्फ और सिर्फ बैकएंड देखेंगे तो डेफिनेटली इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप फुल स्टैक एज अपने आप को देखते हैं तो इन चीजों की जरूरत पड़ती है डेफिनेटली। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था। वो माशाल्लाह आपने वो सी कैट का एग्जाम भी पास किया हुआ है, तो सर ये जो हैकनटोश ये होता है, मैक की जगह पर हम अपने विंडोज सिस्टम में करते हैं, तो सर हैकनटोश पे कुबरनेटिस और डोकर वगैरह चल जाता है? हाँ हाँ, बिल्कुल चल जाता है, क्यों नहीं चलता। ठीक है सर। जब मैक हो गया तो फिर तो सब चल जाएगा ना यार। ठीक होगा सर। सर कोई इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है Q3 में? हाँ, AWS की है ना हमारे पास, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके सर। फ्री ऑफ कॉस्ट है? सॉरी? वो फ्री ऑफ कॉस्ट है? नहीं नहीं यार, सर्टिफिकेशंस कहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अच्छा, चले सर ठीक। लेकिन इतनी महंगी भी नहीं है। तो सी कैट की करनी थी, वो सी कैट की अभी तक रुकी हुई है मेरी। सीकेट की सीकेट के एग्जाम के अंदर यही है कि आपको ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट ज्यादा होता है उसके अंदर। उसमें सिनेरियोज देते हैं और आपको है ना इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा करनी होती है। वो कहते हैं कि भाई पॉड बनाओ, उस पॉड के इतने इंस्टेंस होने चाहिए, फिर वट एवर इसको डिप्लॉय करना है। तो वो इस तरीके से ना वहाँ पे चीजें हैं, मतलब क्या कहते हैं, सही। प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा है। ठीक है, जबकि ठीक हो गया। AWS में इसका उल्टा है। जब आप AWS का एग्जाम देते हो तो वो थियोरेटिकल जाता है। सही। सही है। सर ये चल, सी कैट ठीक क्या होगा है? सर। सॉरी। सी कैट क्या है? या माशाल्लाह से आप PIAC के थर्ड क्वार्टर में पूछे पहुंच चुके हैं और आपको अभी तक सीकेट का नहीं पता। वेरी स्ट्रेंज। इग्नोर करें सर, इग्नोर करें। नहीं नहीं यार, बताओ भाई को, बताओ क्या होता है सीकेट। सर्टिफाइड कुबरनेटिस डेवलपर। सर्टिफाइड कुबरनेटिस एप्लीकेशन डेवलपर। ठीक है, सर ये सीकेट सीकेट। की ओके सर। ये फीस क्या है सर सर्टिफिकेशन की? $300। यार हाँ, ऐसे ही $500 से $300 के अंदर था। अभी बीच में कुछ इनका आता है, जैसे ये अभी क्रिसमस वगैरह आएगा तो वहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। लास्ट टाइम में डिस्काउंट मिला था, आई थिंक 100 या $200 हो गया था। मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन डिस्काउंट्स आते हैं तो थोड़ा सा
अगर आपका जिन जिन का मूड है करने का ना, तो अब ये देखें दिसंबर तक कोई ना कोई डिस्काउंट आएगा होपफुली। लास्ट टाइम तो आया था, तो सर थोड़ा सा नजर रखिए, तो डिस्काउंट मिले तो वो ज्यादा बेहतर है। डिस्काउंट में आप वो कोर्स ले लें, मतलब सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दें, लेकिन आप सर्टिफिकेट उसके बाद वो उसकी भी एक टाइम लिमिट है, लाइक 3 महीने या 4 महीने ऐसा कुछ है, मुझे सही से याद नहीं है, तो मैं देख के बता दूंगा अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड गाइस। तो चेक कर लीजिएगा, 2-3 महीने या है तो आप लेके फिर भले 1-2 महीने के बाद दे दे टेस्ट, कोई मसला नहीं है। सर तो जब से सर AWS वगैरह आए हैं सर, तो सीकेट की जरूरत कम नहीं पड़ गई? बंदा क्या चूज करे सर फिर इसमें? नहीं नहीं यार, क्या बात कर रहे हो। सी कैट, देख लो सी कैट क्या है, कुबरनेटिस एप्लीकेशन डेवलपर। तो जो हम AWS के ऊपर भी डिप्लॉय करते हैं, तो वो मदद और जो उनका ऑर्केस्ट्रा सिस्टम है वो तो है तो कुबरनेटिस ही ना। अब वो कुबरनेटिस AWS पे भी हो सकता है, वो कुबरनेटिस गूगल क्लाउड पे भी हो सकता है, वो कुबरनेटिस किसी और सर्वर पे भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको उसके बारे में पता ही नहीं होगा किस तरह उसको हम, ऑर्केस्ट्रा सिस्टम उसका नहीं पता होगा कि किस तरह हम डिप्लॉयमेंट करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो फिर वो AWS हो गूगल हो फिर फायदा नहीं है ना। दोनों की चीज अपनी है, सर्वर्स अलग अलग हैं, लेकिन कोड एक। जैसे मैं आपसे कहूँ कि रिएक्ट की एप्लीकेशन आपको सीखनी है, तो आप रिएक्ट की एप्लीकेशन तो सीख जाएंगे। अब उसके बाद डिप्लॉय करने के बहुत सारे तरीके हैं ना, गूगल पे कर सकते हैं, AWS पे कर सकते हैं, किसी और सर्वर पे कर सकते हैं, वॉट। लेकिन रिएक्ट आएगी तो आप रिएक्ट की एप्लीकेशन बना के आप कहीं पे यूज कर सकते हैं ना, मतलब डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये वही वाला काम है। कुबरनेटीज के अंदर भी आपको एप्लीकेशन का पूरा फ्लो समझ में आता है, कंटेनर समझ में आते हैं, कैसे डिप्लॉय होता है, क्या सर्विसेज होती है, किस तरीके से होता है। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया, ये सारा काम कर लिया, तो फिर कोई भी सर्वर हो उसके ऊपर सिर्फ आपको यूज करना है, चाहे वो AWS हो, गूगल हो, या वट एवर एज्योर अच्छा हो। सर, यहाँ पर मैं छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा सर। मैंने ना बहुत इस पे सोचा कि मतलब ये किस तरह से काम करती है, तो मैं दूसरे भाइयों को भी बताना चाहता हूँ, उनको ये हम्म, क्लियर हो जाएगा कि कुबरनेटिस एक्चुअली करती क्या है। जिस तरह हम प्लीज रेक्ट प्लीज। में कंपोनेंट बना देते हैं छोटे छोटे और अलग-अलग कंपोनेंट बना देते हैं, इसी तरह कुबरनेटिस में हम क्या करते हैं कि अपनी एप्लीकेशन के इमेज बना के उसको छोटे छोटे कंपोनेंट बना लेते हैं, उसको छोटे छोटे कंपोनेंट बना के हम सर्वर के ऊपर डिप्लॉय कर देते हैं। Sir, I have a राइट सर? question. जी जी Sir, बिल्कुल मेक सेंस करती है बात, मतलब sir, अगर उस रिएक्ट के एंगल से सोचा जाए तो हम कुछ ऐसे ही करते हैं कि हम रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स बना रहे होते हैं और फिर उसको उसके अपनी एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करके यूज कर रहे होते हैं। तो सेम वही है, हम अपनी एप्लीकेशंस को एज अ कंपोनेंट समझ के कुबरनेटीज की जबान में, तो फिर वो भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, मेक सेंस। sir, ये एक ना मार्केट प्लेस है Turing.com, आपको पता है इसके बारे में कि नहीं? किसके बारे में, सॉरी? TURING Turing.com। अच्छा, नहीं 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 पता मुझे दोस्त। सर वो जो है ना, मतलब वो उनका क्लेम ये है कि हम दुनिया के ना टॉप 1% या 2% डेवलपर्स हायर करते हैं। तो हम्म सर उनके भी ना वो टेस्ट वगैरह ले रहे होते हैं। तो सर वो मैंने पिछले कुछ दिनों बाद ना रिएक्ट का दिया था उनको ना हम्म, टेस्ट, तो वो तो उन्होंने कर दिया पास सर, ठीक हो गया उनका जो भी क्राइटेरिया था। वेरी गुड। लेकिन सर वो ही HTML CSS जावास्क्रिप्ट का दिया है, जो कि उससे ज्यादा ये सब उड़ा के रख दिया उन्हें। ये क्या चक्कर है? सॉरी, HTML CSS और जावा जावास्क्रिप्ट इसको स्क्रिप्ट उड़ा का क्या हुआ? दिया है। वो नहीं उन्होंने पास किया मेरा, ओह रिएक्ट अच्छा। का पास कर दिया सर। ये असल मतलब असल में देखें, HTML CSS जावास्क्रिप्ट ना, अगर गौर से देखा जाए तो वो बेस है आपकी। और यूजुअली हम क्या करते हैं, जब हम रिएक्ट की तरफ जाते हैं तो HTML CSS को भूल जाते हैं, तो ज्यादा मोर फोकस हमारा जावास्क्रिप्ट की तरफ होता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा ही है। हम ज्यादातर यस सर। लॉजिकल चीजें ज्यादा देख रहे होते हैं, जबकि HTML एग्जैक्टली सर। CSS भी एक बेस है। HTML CSS के अपने स्टैंडर्ड्स हैं। जिस तरीके से अगर आप HTML5 के स्टैंडर्ड्स पढ़े तो उसके अंदर आर्टिकल्स हैं, सेक्शंस हैं, कब आर्टिकल यूज करने चाहिए, कब सेक्शंस यूज करना चाहिए। तो ये सारी चीजें, अगर आप ये सारी चीजें एक दफा पढ़ लेंगे तो हो जाएगा क्लियर, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो सर उसके दूसरी बात, स्टैंडर्ड्स को मीट करना है। जैसे आपने रिएक्ट पढ़ा था, रिएक्ट के अपने स्टैंडर्ड्स को मीट के आप क्लियर हो गए। HTML जब सर हमने पढ़ी थी वो सिर्फ बेसिक्स पढ़ी थी, फिर CSS बेसिक्स पढ़ के हमने सिर्फ उसको ये समझ में आ जाए कि HTML क्या है, CSS क्या है, उसके बाद हमने ज्यादातर फोकस जावास्क्रिप्ट साइड पे किया था, क्योंकि पूरे कोर्स के अंदर रिएक्ट है, फिर नोड जेएस है, हम सारा काम जो भी कर रहे होते हैं वो पूरा जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर रहे होते हैं, तो हमारा मोर फोकस जावास्क्रिप्ट पे था। HTML CSS सिर्फ आपको सिखाने की हद तक था कि आप सीखें और आप खुद यूज कर सकें। तो डेफिनेटली उसके अपने स्टैंडर्ड्स हैं, तो आपको अगर ऐसे कोई एग्जाम पास करने हो तो आपको डेफिनेटली HTML5 के स्टैंडर्ड्स को पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी काफी नए कॉन्सेप्ट भी आए हुए, लाइक सेक्शंस हो गया, आर्टिकल्स करने चाहिए, क्या
सिनेरियोज हैं बात सर कौन ये है सा कि जब डेवऑप्स के ट्रैक में गए हैं तो डॉकर जो है उन्होंने मतलब डॉकर का टेस्ट लिया और वो मेरा ना क्लियर हो गया। सर क्यूबरनेटीज का आया और क्यूबरनेटीज पे भी उन्होंने वो सर एक पता नहीं पास कर रहे हैं, एक फेल कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं लग रही। हालांकि मेरी क्यूबरनेटीज ज्यादा अच्छी थी सर डॉकर से। आप टॉपटेल यूज कर लें, टॉपटेल को वो भी इसी तरह इसका क्राइटेरिया है, वहां पर पहले अप्लाई करना पड़ता है, बाद में वो आपका टेस्ट लेंगे, फिर आप हायर होंगे एज ए फ्रीलांसर। यार ये मॉडल जो तरीके से जो आपके प्लेटफॉर्म्स है वो यही होता है कि वो आपसे टेस्ट लेते हैं ताकि वो आप जो आपको हायर कर रहा हो तो वो सिर्फ ये कह सकता है कि हाँ यार इसने ये मेरा क्राइटेरिया मीट किया हुआ है। तो फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपने एक किसी प्लेटफॉर्म पर टेस्ट दे दिया, लेकिन आपका जब किसी क्लाइंट के साथ इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में टेस्ट क्लाइंट अपना खुद अलग से भी देता है, ऐसा भी होता है। तो जरूरी नहीं है कि आपने वो जी टेस्ट सर, पास किया बिल्कुल या सर। फेल किया तो इसके बिहाफ पे सारा काम होता है। तो खैर चलें आगे चलते हैं। सर तो क्लास अच्छा स्टार्ट जी, तो काफी सर काफी 1 अगस्त के बाद कोई लेक्चर नहीं आया ऑनलाइन। यार अनफॉर्चुनेट मेरी गलती है, मैंने एक्चुअली डाउनलोड कर लिया, मैंने अपलोड नहीं किया। मैं करता हूँ यार, सॉरी यार, एक साथ ही 2 कर दूंगा। सर अच्छा तो यूट्यूब मुझे चैनल पे डॉट सर डॉट आज डॉट पे हमने पड़े हुए आपने सारे लेक्चर। लास्ट वीक में आपने कहा था कि हम जैम स्टैक को डिस्कस करेंगे इंग्लिश क्लास में, जरा अच्छे से यही फाइनली सर थोड़ा सा गेस्ट से पहले उसी पे चल रहा है, उसी पे मैं आ रहा था। अच्छा अब मुझे बताएं, जो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था जैम स्टैक डिस्कशन चल रही थी, क्योंकि देखिए अगर मेरा ये मानना है कि अगर आपको प्रॉब्लम्स पता हो ना, और सर जिया भी हमेशा यही कहते हैं कि अगर आपको प्रॉब्लम्स पता है तो आप सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं पता तो सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे आप? इसी तरह ही है सर। तो बस अगर आपको ये समझ में आ जाए ना कि हम क्या वजह थी, जिस वजह से आपको ये समझ में आ गया कि रिएक्ट हमने क्यों यूज किया था, क्योंकि जब आपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे काम किया तो आपने देखा कि काम बहुत लेंथी हो रहा है, एक ही चीज मुझे कॉपी पेस्ट करके दोबारा करनी पड़ती है। जब हम रिएक्ट में आए तो आपने देखा कि उसको हमने कंपोनेंट्स बना के किस तरीके से यूज किया, कैसे रीयूज किए कंपोनेंट्स, कैसे डायनामिक कंपोनेंट्स बनाए हमने, ऐसा हुआ। जी जी सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं गेट्सबी की, मतलब जैम स्टैक की पूरे। तो जैम स्टैक के अंदर गेट्सबी है, कॉन्टेंटफुल है, वो सारी चीजें हम देखते हुए आगे चलते। अच्छा अब ये बताएं, यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है गेट्सबी स्टैटिक साइट जनरेटर, क्या मतलब इसका? स्टैटिक साइट का पहले मतलब मुझे बताएं थोड़ी सी। आप लोगों सर ने इसमें वैसे पहले मुझे ये बताएं कि टेम्पलेट। लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कशन की थी उसके बाद किसी ने थोड़ा सा रिसर्च की, कुछ सर्च किया, पढ़ने की कोशिश की कि क्या होता है क्या नहीं? जी सर, कोशिश की लेकिन ये नहीं पढ़ा। वो पिछला ही जो है ना, वो म्यूटेशन के हवाले से वो ग्राफक्यूएल ग्राफक्यूएल पढ़ रहे अपोलो थे, अच्छा सर्वर अच्छा अच्छा। उसी के ऊपर अटके हुए थे, लेकिन वो अभी डिफिकल्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जब हमने स्टार्ट में रेस्ट एपीआई को शुरू किया था तो बड़ी कंफ्यूजिंग होती थी कि यार सर्वर साइड कैसे वो ऐड होगा। अब जब देखते हैं रेस्ट एपीआई को तो वो हलवा लगता है, तो इस तरह से ये इसकी रिक्वेस्टें आती हैं, तो ये भी इंशाल्लाह फर्दर टाइम जैसे जैसे हो करते रहेंगे जाएगा वो भी हो जाएगा एग्जैक्टली। इंशाल्लाह। अगर हर चीज मांगती है प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, उसको यूज करने की कोशिश करते रहेंगे तो चीजें क्लियर होती रहेंगी। अगर आप जी ये सर। सोचे कि अब मैं 2 घंटे के अंदर आपको सारी चीजें पढ़ा दूं तो ये पॉसिबल तो हो ही नहीं सकता ना दोस्त, मेहनत जी करनी सर। पड़ेगी आपको। और सर स्टैटिक साइट का मतलब सर यहाँ तक समझ आती है को ये है कि कोई टेम्पलेट हेडर बैनर वगैरह का कोई टेम्पलेट बना है हम्म, जो कि चेंज नहीं हो रहा, हम एक रिक्वेस्ट करेंगे तो वो टेम्पलेट हम्म, हमारे पास आ जाएगा, यहाँ सही तक है। की समझ आती है। हाँ सही है, स्टैटिक साइट्स का मतलब यूजुअली लोग यही देखते हैं कि कुछ वेबसाइट बनाई एक दफा, HTML CSS या जावास्क्रिप्ट थोड़ी बहुत यूज की तो, और उसको हमने कहीं पे डिप्लॉय कर दिया, और वो डिप्लॉय होने के बाद हो सकता है कि किसी महीने में चेंज होती हो, किसी साल में चेंज होती हो, वरना तो वो चेंज भी नहीं होती बहुत सी वेबसाइट। ऐसा ही है। जी सर। तो ऐसी वेबसाइट्स को हम यूजुअली स्टैटिक साइट कहते हैं। और डायनेमिक साइट किसे कहते हैं? जैसे फेसबुक हो गई, दराज हो गई, ऐसा ही है। जी सर। ठीक है, ये डायनेमिक है। डायनेमिक से मतलब कि लिंक्डइन हो गई, जीमेल हो गया आपका, तो ये एप्लीकेशंस आपकी डायनेमिक है, जैसे डेटा आ रहा होता है अपडेट हो रही होती है, सारी चीजें हो रही हैं उसके अंदर। सर ये जैसे पोर्टफोलियो वेबसाइट्स पोर्टफोलियोज होते हैं, ये स्टैटिक साइट होते हैं ना? कौन से पोर्टफोलियोज? हाँ यूजुअली वही वो पोर्ट पोर्टफोलियोज स्ट्रेटेजी ही होते हैं, एग्जैक्टली। तो सर ये जो ब्लॉगिंग साइट्स होती हैं ये क्या होती हैं? ब्लॉगिंग साइट्स भी अगर आप गौर से देखें ना तो वो मिक्सचर है। मिक्सचर का मतलब कि ज्यादातर उसके अंदर अगर कोई नई पोस्ट आएगी तो आपको नजर आ रहा होगा, वरना तो ज्यादातर डेटा ऐसा है जो एक दफा डल चुका है, वो अपडेट नहीं हो रहा, ऐसा ही है ना?
यानी कि Yes, सर sir. जो लास्ट आपने एग्जांपल दी थी वही पीडीएफ वाली साइट की। हाँ, लास्ट हमने एग्जांपल में क्या डिस्कस कर रहे थे, हम कह रहे थे कि यार एक कंपनी होगी, उस कंपनी के कुछ कैटलॉग्स होंगे। अब मुझे ये बताओ कि कैटलॉग्स कब अपडेट होते होंगे? माइट बी 2 महीने में, 3 महीने में एक कैटेगरी ऐड हो गई होगी या एक प्रोडक्ट ऐड हो गई होगी, ऐसा ही होगा ना। तो ऐसी वेबसाइट के लिए स्टैटिक ही है ना, उसके अंदर कोई डेटा रैंडम चेंज नहीं हो रहा, कोई मतलब डायनेमिक चीजें नहीं आ रही उसके अंदर, ऐसा ही है समझ। मतलब सर जी। जब भी नया लॉग आएगा तो वो दोबारा जनरेट हो जाएगी। एग्जैक्टली नया जैसे नई अच्छा है। कैटेगरी आएगी तो आपने ऊपर वाला डिव नीचे ठीक। पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट किया, वो कैटेगरी का नाम डाल दिया, जो नया था वहां पे डिप्लॉय कर दिया। सर तो इसमें तो मेरे ख्याल में जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज नहीं हो रही होगी, सिर्फ एचटीएमएल सीएसएस और जरूरी बस। नहीं है, हो सकता है आपने स्लाइडर्स लगाए हुए, जावास्क्रिप्ट तो बहुत से तरीकों से यूज होते हैं, स्लाइडर्स लगाए हुए हैं, आपने कोई स्क्रॉलिंग का फंक्शनलिटी जावास्क्रिप्ट से की है तो जावास्क्रिप्ट हो सकती है, ये मसला नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट थोड़ी ये डायनेमिक चीजों के लिए थोड़ी यूज की जाती है, उसके जो बिहेवियर्स है हम उसके लिए भी तो यूज करते हैं ना। जैसे मैं क्लिक करता हूँ किसी पेज पे तो हो सकता है मुझे उसको नए पेज पे लेके जाना हो, जावास्क्रिप्ट की मदद से लेके जाना हो, एचटीएमएल से ना लेके जाना हो, कुछ उसके बिहाफ पे कुछ और काम करने हो, अलर्ट करवाना हो, तो जावास्क्रिप्ट है, उसको हम यूज कर सकते हैं, वो मसला नहीं है। अब ये मसला है कि हम उसको यूज किस तरह करते हैं, डायनेमिकली करते हैं या स्टैटिक साइट के कॉन्सेप्ट से करते हैं। तो पहले तो ये बताओ स्टैटिक समझ में आ गया आपको जी सर। कि लेट्स से प्रोडक्ट्स थी हमारी, एक वेबसाइट एक कंपनी है उसकी प्रोडक्ट्स थी और सॉरी कैटेगरीज थी और कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स थी। तो यूजुअली यही होता है कि अगर मैं अपनी कंपनी मेरी आपकी कंपनी है तो आप ये सोचें कि आपने प्रोडक्ट्स बनाई तो आपके पास फॉरन फॉरन प्रोडक्ट्स नहीं आ रही होंगी, ऐसा नहीं होगा कि कल नई प्रोडक्ट आ गई, परसों नहीं आ गई, तरसों नहीं आ गई, थोड़ा तो टाइम लेगा ना। लेट्स से हम सपोज करते हैं 1 महीना लेता है प्रोडक्ट डेवलप होने में। तो एक तरीका तो यही है कि मैं उसके अंदर सारी HTML CSS डाल दूं हार्ड कोडेड, और जब मेरा दिल करे मैंने एक डिव नया बनाया, नया प्रोडक्ट ऐड किया, नई कैटेगरी ऐड की और वापस डिप्लॉय कर दिया। सबसे सेफ एंड साउंड और फास्ट है, ऐसा ही है। जी सर। Yes, sir. चले अब इसी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, ठीक है? थोड़ा सा सोचिएगा और मुझे बताइएगा। सर अबाउट का पेज हो सकता है? हाँ, अबाउट का पेज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं। अबाउट के पेज में कितनी चीजें आप चेंज करते हैं, कॉन्टेक्ट अस के पेज में कितनी चीजें चेंज करते हैं? आपको मतलब एक कर दिया तो बस उसके बाद तो बहुत ही मुश्किल होता है, बिल्कुल। कभी कोई चेंज करना होगा तो फिक्स हो जाता है वो तो। सर ये जो रैपो है ना सर, इसका भी लिंक शेयर कर दीजिए काइंडली, देखा था कहीं ये डायरेक्ट आपको मेरी गिटहब पे मिल जाएगा, पब्लिक है ये। एक्चुअली सर जिया के स्टेप्स हैं, तो सर जिया की मिल जाएगी, मेरी प्रोफाइल से भी मिल जाएगी, कहीं से भी मिल जाएंगे आपको। अच्छा जी, तो अब हमने क्या सोचा कि थोड़ी देर पहले अभी हमने जो डिस्कशन की उस हवाले से अगर मैं देखूं तो हम लोग थे गैट्सबी के समझने के ऊपर कि व्हाट इज गैट्सबी, और इसको हम स्टैटिक साइट जनरेटर कहते हैं। तो स्टैटिक क्या है? स्टैटिक का मतलब यह है कि आपने HTML CSS लिखी और उसको हमने कहीं पे क्या कर दिया, डिप्लॉय कर दिया, और ऑन चेंज हमने क्या किया, वापस HTML CSS को क्या किया, अपडेट किया और फिर डिप्लॉय कर दिया। ऐसा ही हो रहा है इसमें से। अगर आप गौर से देखें, अगर हमारे पास एक बहुत अच्छी भाई ने भी बात बताई कि जैसे प्रोडक्ट का पेज है, हो सकता है प्रोडक्ट्स आपकी अपडेट हो रही हो एवरी मंथ, थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, लेकिन आप ये बताएं आपका कॉन्टैक्ट अस या अबाउट का पेज अपडेट होता है यूजुअली? कॉन्टैक्ट अस में तो यही होता है ना कि भाई हमें कांटेक्ट करना हो तो ये ईमेल आईडी है और ये पासवर्ड है, ओ सॉरी ये ईमेल आईडी और ये फोन नंबर है। और अबाउट के अंदर कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है कि कैसे हुआ, क्या हुआ, वॉट एवर कंपनी के बारे में होता है। तो क्या ये चीजें मोस्टली चेंज होती हैं? नहीं, बहुत कम, बहुत कम ना। ठीक है, तो अब ऐसी वेबसाइट्स के लिए स्टैटिक अच्छा है कि हाँ यार इसमें ज्यादा चीजें चेंज नहीं हो रही, बहुत फास्ट, तो हम लोग क्या बना लें, HTML और CSS से बना ले पूरा काम, ठीक हो गया। और अपडेट होगा तो लेट्स से अगर कोई प्रोडक्ट अपडेट हुई तो हमने उस प्रोडक्ट के पेज को अपडेट किया और फिर हमने वापस से क्या कर दिया, डिप्लॉय। यहाँ तक पहले बताइए, ये क्लियर है जी। जबरदस्त जबरदस्त। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे सारी चीजें क्या थी हमारे केस में,
स्टैटिक। स्टैटिक थी और सारी चीजें हमने क्या रखी हुई थी? हार्ड कोडेड सर। हार्ड कोडेड रखी हुई थी। सही है ना? हार्ड कोडेड समझ में आती है ना बात? यस सर। ये सारे हमने डिफ्स को जी, कॉपी जी। पेस्ट किया, खुद से लिखा और वापस डिप्लॉय करते। अब ये हार्ड कोडेड चीज है। अब अगर मैं थोड़ा सा वर्ड को देखें, अब सबको नहीं पता तो भी टेंशन नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए मैं बता रहा हूँ। वर्डप्रेस में क्या होता है? वर्डप्रेस में HTML CSS तो होती है, लेकिन जावास्क्रिप्ट की मदद से ये लोग ज्यादातर डेटा कहाँ से लेके आ रहे होते हैं? डेटाबेस है सर। डेटाबेस है। अब इसके अंदर सबसे बड़ा मसला क्या है? इसमें जो कॉन्टेक्ट की इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे सेव है? डेटाबेस पे। ऐसा ही है। डेटाबेस में सर। अबाउट की इंफॉर्मेशन है वो कहाँ सेव है? डेटाबेस पे। और डेफिनेटली प्रोडक्ट तो होंगे ही होंगे डेटाबेस। अब इसमें मसला क्या है, मुझे ये बताएं। अब जब भी कोई स्टैटिक पे जाता है तो स्टैटिक तो बहुत फास्ट रेंडर हो जाता है ना, क्योंकि उसके अंदर तो पहले से HTML CSS मौजूद है। तो जैसे ही वो एंटर करेगा कोई API रिक्वेस्ट नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगी, HTML CSS से ब्राउजर के अंदर फौरन रन हो जाएगी। ऐसा ही है, बहुत फास्ट हो गया काम। ये वाला काम बहुत फास्ट है। ऐसा ही है। सारे पेजेस वो Yes. डेटाबेस से जो है ना वो कॉल होंगे फिर। हाँ, यहाँ पे सबसे बड़ा मसला क्या है, अब मुझे ये बताएं। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि कॉन्टेक्ट एस पर जाएगा। अब ये, हाँ अब ये देखें, अब मैं कहता हूँ यहाँ पे 1000 यूजर्स की बात करते हैं, ठीक है? अभी हम कॉन्सेप्चुअल चलते हैं कि हमारे पास कितने यूजर्स हैं? 1000 यूजर्स। तो अब देखें, अगर इस केस में 1000 यूजर जाएगा तो सर्वर पे लोड आएगा। हाँ, जो होस्टिंग सर्वर है उसके ऊपर तो डेफिनेटली वो चीजें लोड कर रहा होगा, सारी चीजों की, लेकिन क्या दूसरी किसी चीज पे लोड आ रहा है? क्योंकि नहीं ना आ- यहाँ पे API नहीं। कॉल है, ना यहाँ पे डेटाबेस बीच में आ रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। तो अब ये कितना फास्ट हो गया? Am I right or no? यस। सही। अब इसी सिनेरियो को आप देखें, थाउजेंड्स को इसके साथ, वर्डप्रेस के साथ, तो क्या होगा यहाँ पे? सर 1000 यूजर्स कॉल होंगी और 1000 डेटाबेस की कॉल होंगी। एग्जैक्टली। वो बैठ नहीं क्या ये जाएगी slow है? वेबसाइट, इतना लोड आएगा उसपे। जी, डेटाबेस भी बार बार कॉल हो रहा होगा। एग्जैक्टली। तो अगर मैं इन दोनों में से अभी थोड़ी देर के लिए आपसे ऐसे ही पूछूं कि फास्ट अगर काम है तो क्या है? कौन सा वाला है? स्टैटिक। ऊपर वाला ना, स्टैटिक वाला, क्योंकि ये तो Hard डायनेमिक है। coded वाला। ठीक है, चलो माना है ये डायनेमिक है, क्योंकि हर चीज कहाँ से आ रही है, चेंज हो सकती है किसी भी वक्त, सारी चीजें डायनेमिक तो है, लेकिन इसके साथ हमारे पास कॉस्ट भी तो इफेक्ट कर रही है ना। यस। परफॉर्मेंस भी है, कॉस्ट भी है, ठीक है, दोनों चीजें। परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं और एक चीज हम देख रहे हैं, कॉस्ट। कॉस्ट दोनों सूरतों में देखिएगा। कॉस्ट का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, एफर्ट्स भी है, आपकी एफर्ट्स भी कॉस्ट है इसके अंदर, ठीक है? समझ में आती है? मेक सेंस करती है बात ये? कि कॉस्ट का Yes, मतलब sir. सिर्फ हमेशा पैसा ही नहीं होता। जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं तो आपका टाइम भी इसके अंदर क्या है? कॉस्ट है। कॉस्ट। सही है, चलें जी। तो ये भी हम अब इन दोनों पैरामीटर्स के रखते हुए हम लोग हर सिनेरियोस को देखने की कोशिश करते हैं थोड़ी देर के लिए। ओके, फाइन हो गया। चल, अब एक और टॉपिक। पहले हमने देखा गेट्सबी इज अ स्टैटिक साइट जनरेटर, ठीक है? इतना क्लियर है? आगे चलूं? चले चले। चलो, अब ये देखें, ये क्या कह रहा है। यहाँ पे थोड़ी मीनिंग्स चेंज हो गए। स्टैटिक का मतलब हमने सोचा था कि हर चीज हमारे पास क्या होगी मौजूद, हार्ड कोडेड, और हार्ड कोडेड होगी तो वो डायनेमिक नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे ये क्या कह रहा है, कोई Sir, बताएगा वगैरह पढ़ के? तो बड़ी बिल्कुल उल्ट बात कर रहा है ये तो। बिल्कुल सही है। साइड डायनेमिक इंटरैक्टिव नहीं होगी। ये कह रहा है स्टैटिक साइट का मतलब ये नहीं है कि ये इंटरेक्टिव और डायनेमिक नहीं होगी, ये इंटरेक्टिव भी होगी, डायनेमिक भी होगी, लेकिन होगी क्या? वो स्टैटिक हो साइट।
जी सर मैं कह रहा हूँ हो सकता है वो डेटाबेस से कम्युनिकेट ना कर रहा हो जब स्टैटिक साइट होती है जो। बिल्कुल सही कह रहे हो। डेटाबेस से स्टैटिक साइट कम्युनिकेट ज़्यादा नहीं कर रही होती, क्योंकि हम तो एक ही दफ़ा डेटा उसमें शो कर देते हैं HTML और में लिखकर सारी चीज़ें। चलें, अब आते हैं हम वापस से। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे किसकी, प्रोडक्ट्स की ना। तो यहाँ पे तो सारी प्रोडक्ट्स कैसी थी, हार्ड कोडेड, ऐसे ही है। इस केस में हमारा स्टैटिक है, ठीक है। ठीक। अब मुझे ये बताएं, इस केस में कहाँ पे प्रोडक्ट पड़ी हुई है? सर्वर पे, डेटाबेस में हमारे पास, हाँ डेटाबेस सर्वर, पे। ठीक है। वैसे सर्वर डेटाबेस जो भी अभी क्या कहते हैं मसला नहीं। अब आते हैं थोड़ा सा टेक्निकल चीज समझने के लिए। क्या कुछ हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इन दोनों का मिक्सचर यूज कर सकें किसी तरीके से? मिक्सचर कैसे यूज करेंगे? हाँ, देखिए, अब ये मैं आ रहा हूँ। अब मुझे ये बताएं कि मैं डेटाबेस में ही सारी चीज, मतलब डेटाबेस या सर्वर आप कह लें, ठीक है, अभी कुछ भी कह लें आप। मैं अभी कहता हूँ डेटाबेस या सर्वर। अभी आपके पास सारी प्रोडक्ट्स कहाँ पे पड़ी हुई है? डेटाबेस या सर्वर पे प्रोडक्ट्स पड़ी हुई है, ठीक है, कोई मसला नहीं, ठीक है। क्या कोई ऐसा मैं कहीं काम कर सकता हूँ कि यार जब मैं कौन सा वाला काम कर रहा हूँ, डिप्लॉय वाला, यानी जब भी ये डायनामिक वेबसाइट होती है, जब हम HTML CSS में चेंज करते हैं तो हम डिप्लॉय करते हैं ना, डिप्लॉय करते हैं तभी तो सामने वाले को डिप्लॉय कहते हैं या पब्लिश कहते हैं। पब्लिश का वर्ड यूज करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, थोड़ी देर के लिए पब्लिश, ठीक है, पब्लिश। अब मुझे ये बताएं पब्लिश से क्या होता है, मतलब आपने कोई काम किया हुआ, तो वो अगर आपने कुछ काम किया हुआ, वो सारा काम आपके सिस्टम में पड़ा हुआ है, जब तक आप इसको डिप्लॉय या पब्लिश नहीं करेंगे, जब तक क्या कोई थर्ड पार्टी मतलब लाइव होगा वो? नो सर, नहीं होगा। नहीं ना, ये जरूरी है, ठीक है, ये भी क्लियर है, गुड है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि मैं यार ये वाला जो काम है, मेरे पास इतनी सारी जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं सर्वर से, हर दफा वो इस पे हिट कर रहा है, जा रहा है, सर्वर से डेटा लेके आ रहा है, इससे अच्छा मैं ऐसा काम कर दूं कि जब भी मैं इसको डिप्लॉय करने जाऊं, सारी प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, मैं उसके HTML CSS बना लूं। रिएक्ट में यही तो होता है, बिल्ड फोल्डर में। बिल्कुल यही होता है, लेकिन उसमें भी तो अगर हम रिएक्ट में भी देखें तो रिएक्ट में हम क्या करते हैं, जब रिएक्ट की एप्लीकेशन में ये सारा काम तो कर देते हैं, लेकिन जब मैं उस पर हिट करूंगा किसी प्रोडक्ट के पेज पे, तो वो क्या करेगा, किसी API को कॉल करेगा, और API को कॉल करने के बाद जो डेटा लेके आएगा वो रिएक्ट में के कंपोनेंट्स में लाके हमें दिखा देगा विजुअली, ऐसा ही है। यस। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी अगर मैं थोड़ी देर के लिए रिएक्ट को लेके आता हूँ, तो और ये दोनों केस सेम नहीं हो गया समहाउ? यस सर। ऐसा ही होता है ना, रिएक्ट में भी हम यही काम करते हैं ना, वर्डप्रेस कह दो या मैं अभी रिएक्ट कहता हूँ, तो रिएक्ट के अंदर भी यही करता हूँ कि HTML CSS होगी, जावास्क्रिप्ट से किसी सर्वर को या डेटाबेस को हिट करूंगा, वहां से सारा डेटा आएगा और फिर मैं यूजर को शो करता हूँ, ऐसा ही है। सर ठीक हो गया। इससे थोड़ा सा परफॉर्मेंस और वही कॉस्ट इफेक्टिव सारी चीजें आती है। अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि यार पहले जब मैं बिल्ड बनाने जा रहा हूँ, यानी जब मैं डिप्लॉय करने जा रहा हूँ या जब मैं बिल्ड बनाने जा रहा हूँ, तो ये काम करूं बिल्ड के टाइम पे, किसके टाइम पे, बिल्ड टाइम पे, ये काम करूं कि यार एक दफा जाओ डेटाबेस में और एक क्यूरी करो फॉर, डेटाबेस में जाओ फॉर प्रोडक्ट्स, और जितनी प्रोडक्ट्स आए उसकी मैं क्या बना दूं, HTML/CSS, और ये खुद एक्चुअल हमें क्या बन जाएगी, अगर आप देखेंगे तो HTML का हार्ड कोडेड पेज मिलेगा यहाँ पे। क्या ये पॉसिबल है? ऐसा सवाल है वैसे, मतलब अगर अभी ये नहीं, ये मत सोचिएगा कि कैसे, मैं सिर्फ अभी कॉन्सेप्चुअल बात कर रहा हूँ कि क्या ऐसे कुछ हो सकता है कि जिस तरीके से इसके लिए मुझे 100 पेज है तो 100 प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूंगा तो 100 रिक्वेस्ट जाएगी, तो इससे अच्छा मैं ये करूँ कि एक रिक्वेस्ट जाए और 100 पेजेस बन जाए, तो अब ये इसकी परफॉर्मेंस और सारी चीजें अगर आप देखें तो बहुत फास्ट हो जाएगा, या नहीं? अब यहाँ पे अगर मुझे बताया, अगर कोई एक ये काम बिल्ड कर दूं मैं, आपको पता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट बिल्ड हो गई और फिर ये प्रोडक्ट के किसी पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे कितनी APIs कॉल होगी? 0 कोई भी नहीं होगी। बिल्कुल कोई 0 कोई भी नहीं होगी।
क्योंकि हमने पहले ही बिल्ड टाइम पे एपीआई कॉल करके पूरी एचटीएमएल को क्या कर दिया है, हार्ड कर दिया। अब आप मुझे ये बताएं, ये पहले ये बताएं, ये कुछ समझ में आया, हल्का फुल्का समझ में आया, यस सर। थोड़ा फायदा हुआ आपको? यहाँ आपकी थोड़ा सा काइंडली दोबारा 1000 repeat कर। थोड़ा सा हाँ, रिपीट। मैं कर रहा हूँ, मैं वही कर रहा हूँ। अब देखिए 1000 यूजर से अगर कोई भी एक प्रोडक्ट पे जाता था तो कितनी हिट होती थी? 1000 हिट्स, ऐसा था? एग्जैक्टली सर। 1000 हिट्स होती थी, इसमें एपीआई कॉल्स जाती थी, वो डेटाबेस से डेटा लेके आती थी और फिर हमें यूआई पे शो कर देती थी। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता अब इस सिनेरियो में बिल्ड टाइम पे मैं एक कॉल करूं, एक एपीआई को हिट करूं, वहां से जो भी डेटा आ रहा है डेटाबेस से फॉर प्रोडक्ट्स के लिए, और उसको मैं कन्वर्ट कर दूं एचटीएमएल सीएसएस के अंदर हार्ड कोडेड से क्या मतलब हुआ? अब आपका जो प्रोडक्ट का पेज बना है वो क्या बनी हुई होगी? उसकी एचटीएमएल और सीएसएस। लेकिन सर वो फिर डायनामिक तो नहीं ना रहेगा? हाँ डायनेमिक रहेगा, मैं आ रहा हूँ, उसी के ऊपर आता हूँ। अब आपका सवाल ये होगा कि अब नई प्रोडक्ट होगी तो क्या करेंगे, यही है ना? इस एग्जैक्टली केस सर में, ऐसे ही। हाँ इस केस में तो ये था कि नई प्रोडक्ट होती थी, आप पेज रिफ्रेश करते थे तो नया कैटेगरी आपको शो हो जाता था, ऐसे ही था। तो आपको ये डायनेमिक लग रहा था कि हाँ यार ये चीजें डायनेमिक है, कि जैसे ही मैंने सर्वर में प्रोडक्ट ऐड की तो यहाँ पे मुझे नजर आ गई, ऐसा ही है। Yes. ओके, अब आपका सवाल ये है कि इस केस में क्या होगा जब मैं सारी चीजें हार्ड कोडेड कर दूंगा लाइक दिस, के एक दफा बिल्ड किया, एपीआई हिट हुई, डेटाबेस से सारी प्रोडक्ट्स आ गई और ये हुआ, अब इसके बाद कोई न्यू प्रोडक्ट ऐड होती है तो क्या होगा? यही सवाल है आपका? जी सर। एग्जैक्टली सर, वो कहाँ से आएगी? वो तो सेटिंग कर दी है हमने ना। हाँ, अब थोड़ा सोच के आप बताएं कि क्या कर सकता हूँ वापस अगर जब नई प्रोडक्ट आए तो? सर दोबारा बिल्ड बना सकते दोबारा हैं। बिल्ड करने, तीन अथवा सर एक जबरदस्त। build बनेगी, तो क्या product मैं ये की- वापस नहीं कर सकता कि एक दोबारा बिल्ड बना दूं भाई, और फिर वापस ये वाला ऊपर वाला पूरा प्रोसेस हो और फिर वापस प्रोडक्ट्स और एचटीएमएल की वहां पर हार्ड कोडेड सारी चीजें वापस मिल जाए? सर लेकिन जी। प्रॉब्लम इज देयर के अगर हर 2 सेकंड के बाद या 10 सेकंड के बाद, मतलब 1 मिनट के बाद प्रोडक्ट अपडेट हो तो बार बार बिल्ड बनेगा फिर इसका, ये तो फिर वही Exactly. वर्डप्रेस वाला हिसाब सर हो जाएगा, वही बार बार लोड एपीआई, वो हिसाब नहीं होगा पीछे आगे दोबारा। लेकिन सही है वो है, लेकिन आप ये सोचे कि वो थाउजेंड्स जो एपीआई कॉल थी वो तो बच गई ना आपकी, 1000 यूजर्स को होगी। और अगर आप थोड़ी देखें 100% ये अगर मैं कहूँ कि आप ये ना एक मिक्सचर है, इसको हम जो हम गेट्स भी बनाने जा रहे हैं ना वो एक मिक्सचर है। अब मिक्सचर कैसे मैं बता देता हूँ, पहले ये बताएं, ये थोड़ा क्लियर हो, अब मिक्सचर की तरफ आता हूँ थोड़ा सा, कैसे मिक्सचर है यस सर कि सर। हमें दोनों चीजें यूज करनी पड़ेंगी, थोड़ी डायनेमिक भी यूज करनी पड़ेगी, कुछ ये भी यूज करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम 100% इसको गेट्स बी के थ्रू से रिप्लेस कर सकते हैं जो जितना भी हमने सीखा है, नहीं, हम अपनी परफॉर्मेंस को फास्ट बनाने के लिए ये काम करते हैं। तो अभी मैं आता हूँ उस पर, पहले तो ये बताइए कुछ हद तक समझ में आई चीजें? सर मैंने 10 मिनट लेट ज्वाइन ये किया है तो काइंडली अगर थोड़ा सा समरी बता दें तो कुछ क्लियर नहीं हुआ इसका। पहले हमने डिस्कस किया कि ये हार्ड कोडेड स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं जिसमें HTML CSS लिखी हुई होती है, वो हम सर्वर पर डिप्लॉय करते हैं और ये बहुत फास्ट होती है क्योंकि इसमें ना कोई एपीआई कॉल हमारे पास जा रही है ना कुछ जा रहा है, सब कुछ स्टैटिक डेटा पड़ा हुआ है हार्ड कोडेड। जैसे ही हम ब्राउजर पे ओपन करते हैं तो फौरन से आपके पास परफॉर्मेंस बहुत फास्ट हो जाती है। फिर हमने थोड़ा सा डिस्कस किया वर्डप्रेस की एप्लीकेशन को, क्या अगर वर्डप्रेस की एप्लीकेशन या रिएक्ट की एप्लीकेशन को अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं अगर उस हिसाब से देखें तो क्या होता है कि हमने HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज़ की, उसके बाद फिर हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट हो सकती है, ऐसा नहीं है कि जावास्क्रिप्ट नहीं हो सकती। फिर किसी तरीके से हम डेटाबेस से डेटा लेके आते हैं और यूजर्स को हम डेटा सारा का सारा शो करते हैं। यहाँ पे अब हमने ये देखा कि अगर ये 1000 यूजर्स आके हिट करते हैं इस वेबसाइट को तो क्या होगा, थाउजेंड्स दफा डेटाबेस में डेटा लेने के लिए जाएगा, अबाउट का पेज, कॉन्टैक्ट का पेज, प्रोडक्ट का पेज, और वो सारी चीजें शो करेगा। ऐसा ही है, यहाँ तक क्लियर है अब ये दोनों चीजें? जी सर। ठीक है, अब हम आते हैं कि इसको और किस तरह बेहतर बना सकते हैं। तो अभी हमने ये सोचा कि यार
सारा डेटा ये 1000 यूजर्स आएंगे तो 1000 टाइम्स ये एपीआई हिट करेगा। इससे अच्छा है कि मैं जब अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करके डिप्लॉय का टाइम होता है ना, जब मैं अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने जा रहा हूँ, उस टाइम पे मैं क्या करूँ कि डेटाबेस में जाऊँ और डेटाबेस में देखूँ कि कितनी चीज़ें मेरे पास ऐसी मौजूद हैं कि जितने प्रोडक्ट्स हैं ये सारी चीज़ें उसको यूज़ करते हुए कि सारा डेटा मैं हार्ड कोडेड करता हूँ, HTML CSS की स्टैटिक साइट जनरेट करता हूँ। तो इससे फायदा ये होगा कि ये वापस स्टैटिक साइट जनरेट हो गई, जिस तरीके से ये हमारी स्टैटिक साइट जनरेट होती थी, तो ये आपके पेजेस बना देगा, सब कुछ कर देगा एंड सो ऑन, आप अपना काम कर सकते हो। अब क्या, आपकी एपीआई कॉल्स नहीं जाएगी डेटाबेस में, कुछ भी नहीं, आपने बिल्ड टाइम पे ये वाला काम किया। अब यहाँ पे सवाल पैदा ये हुआ कि यार अगर अब नई प्रोडक्ट आएगी तो क्या होगा। यहाँ पे तो नई प्रोडक्ट आती तो आपके पास शो हो जाती। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि यार अगर नई प्रोडक्ट आती है तो हम बिल्ड टाइम के ऊपर जाएंगे और बिल्ड टाइम के ऊपर यही जो सारे काम किए थे वापस वो करके इसको बिल्ड करेंगे और वापस से हमारे पास प्रोडक्ट एस्टिमेट शो हो जाएगी, और जबकि यहाँ पे कोई एपीआई कॉल नहीं होगी क्योंकि ये वाली एपीआई कॉल हम यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं। सारा डेटा हमने हार्ड कोडेड बना दिया। जब सारा डेटा हार्ड कोडेड बना दिया तो यहाँ पे एपीआई कॉल की जरूरत नहीं रही। सर ये नहीं कि हम क्लाइंट से एपीआई कॉल ही ले रहे हैं। सर हम क्लाइंट से एपीआई कॉल ले रहे हैं, बिल्ड बना रहे हैं, तब हम एपीआई कॉल ले रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं ना। यस 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 बिल्कुल, बिल्ड टाइम पे ही हम एपीआई कॉल करेंगे, जो डेटा होगा वो हमने सारा डेटा बना के हार्ड कोडेड बना देंगे। ठीक है, अब सवाल बहुत सारे खड़े हुए होंगे, आता हूँ मैं आहिस्ता आहिस्ता एक एक सवाल के ऊपर भी। लेकिन पहले ये बताइए, ये कुछ हद तक समझ में आया, कुछ हद तक परफॉर्मेंस हम टैकल कर सकते हैं जी यस सर। है ना। ये तो सिनेरियो पर डिपेंड कर रहा है कि अगर तो हम जो है वो प्रोडक्ट्स जो है रेयरली अपडेट कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है। अगर रियल टाइम पे कोई एप्लीकेशन अपडेट हो रही है तो वहां पे फिर ये सूट नहीं करेगी। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, मैं आ रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, आहिस्ता आहिस्ता सवालों पे आता हूँ आपके। पहले थोड़ा सा ये क्लियर हो जाए ना कि वर्डप्रेस के अंदर क्या सिनेरियोस चल रहे थे, अब ये थोड़ा सा फास्ट आपको क्यों लग रहा है। ठीक है, अभी आहिस्ता आहिस्ता आऊंगा तो और चीजें भी आपको क्लियर होगी। अब आपके सवाल तो काफी होंगे मुझे पता है, लेकिन मैं आता हूँ। अब मुझे ये बताएं कि आप ये सोच रहे होंगे, थोड़ी देर के लिए ये सोच लें, चले प्रॉब्लम मैं बताता हूँ आपको। मैं जब इस तरीके से बात कर रहा हूँ कि यार ये करूंगा तो ये होगा। अब मैं कहता हूँ आपको चैट आपकी एप्लीकेशन के अंदर आपने एक फीचर ले लिया चैट का। अब ये चैट क्या होता है, स्टैटिक होता है या रियल टाइम होता है, ऐसे ही है। रियल टाइम होता है। हार्डली रियल टाइम होता है ना, रियल टाइम होता है। तो क्या ये काम मैं गेट्सबी से कैसे अचीव करूँ, अब सवाल मेरा ये आप लोगों से। चले पहले तो आप मतलब कैसे अचीव करूंगा, गेट्सबी को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ता हूँ क्योंकि ये काम हमें गेट्सबी पूरा करके दे रहा है। अभी मैं गेट्सबी का नाम नहीं लेता। अभी ये पूछे, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यार ये चीजें समझ में तो आ गई मुझे कि हाँ चलो यार कुछ हद तक मैं अचीव कर सकता हूँ चीजों को, लेकिन क्या मैं इसको कभी अचीव कर पाऊंगा। मुश्किल है सर। ये ग्राफक्यूएल सर ग्राफक्यूएल आई थिंक प्रोवाइड करता है सर, ये लाइव जो है ना चैट वो एक अलग बात है। ठीक है, नहीं मैं सर, अभी थोड़ी देर के लिए अचीव सोचे। तो हो जाएगा लेकिन सर्वर पे प्रोसेसिंग बहुत बढ़ जाएगी। तो हाँ मतलब आप ये सोच रहे होंगे ना कि अगर 1000 यूजर्स आपस में किसी एक दूसरे के साथ चैट कर रहे होंगे तो एक मैसेज जाएगा, वापस बिल्ड बनेगी, फिर वापस चलेगा, ऐसा है। जी बिल्कुल। नहीं, फील यहाँ मतलब पे सही लग रहा है कंपोनेंट के हाँ लिए हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, डेटाबेस कॉल करने। मैं उसी पे आ रहा हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्यों, अब मैं आता हूँ क्यों। क्योंकि जब हम अपनी एप्लीकेशंस बनाते हैं ना तो हम उसको मिक्सचर बना के चला सकते हैं। ठीक है, मिक्सचर बना के कि आपको पता है कि जिस तरीके से अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आऊँ और YouTube तो आपने देखा ही होगा ना, तो YouTube के अंदर क्या होता है कि आपके पास ये हेडर्स होता है, फिर वीडियोस आ रही होती हैं, फिर वीडियो प्ले हो रही होती है। तो इसमें से आपको क्या लगता है कि कौन सी चीजें आपको लगती है कि डायनेमिक ज्यादा हैं और कौन सी चीजें लगती है कि आपको स्टैटिक ज्यादा है। वीडियो सेक्शन डायनामिक है, सर स्टैटिक है। हाँ स्टैटिक एग्जैक्टली। तो अब मुझे ये बताएं कि क्या मुझे उसको हर दफा डेटाबेस से या कहीं से लेके आने की जरूरत है, या तो एक तरीका तो ये कि मैं हार्ड कोडेड सारी चीजें डाल दूं स्टैटिक, वो तो बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, लेकिन क्या जरूरी है कि वो स्टैटिक ही रहे, क्या हो सकता है कभी चेंज हो या ना हो, कभी हो भी सकता है चेंज हो, ऐसा है। हेलो, यस सर। है ना।
तो ये मिक्सचर है, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें आपकी चेंज हो रही हैं और कुछ चीजें चेंज नहीं हो रही, तो ये आपको देखने की आपकी एप्लीकेशन के अंदर स्टैटिक कंटेंट ज्यादा कौन सा है, ठीक है, जो आपको लगे स्टैटिक कंटेंट ज्यादा है। लेट्स से अगर मैं दराज की बात करूं, दराज के अंदर क्या होता है, आपका हेडर है, यहाँ पे आपके पास सारी कैटेगरीज लिखी हुई आ रही होती है, ऐसा है, हाँ, उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट सारी डायनेमिक होगी, am I right? तो सर ये तो हमारी आउटलुक और जीमेल की वेबसाइट की पेज भी ऐसी होता है, इनबॉक्स सारा हाँ होता है, exactly, जंक्स बिल्कुल वगैरह सही होता है। सोचा आपने। हाँ, अगर वो भी एग्जांपल आपके पास बिल्कुल जबरदस्त है कि अब अगर कंपोज वाला, मतलब सॉरी कंपोज क्या कह रहा हूँ, अगर आप जीमेल को देखें, जीमेल में क्या है, हेडर आपका बिल्कुल वैसे का वैसे ही होता है, आपका साइड मेन्यू बिल्कुल वैसे का वैसे ही होता है, सिर्फ आपका जो कंटेंट चेंज हो रहा होता है वो बीच में चेंज हो रहा होता है, ईमेल्स लाइव भी आ रही होती है, रिप्लाई आ रहे होते हैं, बिल्कुल रियल टाइम चल रहा होता है, ऐसा है। सर हेडर की स्टेट भी तो चेंज हो रही होती है, लाइक नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं तो वो भी विजिबल होते हैं। हाँ एग्जैक्टली, तो कुछ मतलब उसको भी अगर मैं रिएक्ट के कंपोनेंट के हिसाब से सोचूं तो क्या एक पोर्शन ऐसा है, एक कंपोनेंट ऐसा है कि डायनेमिक है और बाकी जो पूरा हेडर है वो स्टैटिक, ऐसा है। यस सर। जी सही है ना? तो ये हम मिक्सचर को यूज करते हुए हम ये काम अचीव कर सकते हैं। या तो एक तरीका है कि मैं हर दफा पूरी पूरी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहा हूँ, और या तो एक तरीका है कि मैं अपनी कुछ चीजें फास्ट बनाने के लिए, कुछ चीजें जो मेरी स्टैटिक है, मुझे पता है कि यार कभी कंपनी का नाम चेंज नहीं होना, कभी कंपनी का लोगो चेंज नहीं होना, अगर होगा तो ठीक है मैं अपडेट कर दूंगा किसी टाइम पे, लेकिन हर दफा जब मैं एप्लीकेशन डिप्लॉय करने जा रहा हूँ या कुछ करने जा रहा हूँ तो मुझे पूरी पूरी एप्लीकेशन वापस से नहीं करनी पड़ेगी, जो चीजें मैंने स्टैटिक डली हुई वो स्टैटिक में यूज कर सकता हूँ। और स्टैटिक आपको पता है बहुत फास्ट होती है, क्योंकि जैसे ही ब्राउजर ओपन होगा तो HTML CSS तो फॉरन रेंडर हो जाती है, हाँ जावास्क्रिप्ट के लिए API कॉल्स और सारी चीजें जाती है। तो जैसे मैंने कहा, अब जैसे सर ये है, लेकिन अब यही वाला सवाल था कि लाइव वाली बोले बोले बात तो सर उधर रहेगी ना, कि हमने कहा कि अभी किसी भी फ्रेमवर्क पे या किसी भी वेबसाइट पे, जैसे यूट्यूब आपने जीमेल एग्जांपल दिया, तो सर वो जो स्टैटिक चीजें वो तो उधर रहेंगी, लेकिन जो अंदर टाइम है उसको हम सर कैसे करेंगे वो आप बता रहे हैं। हाँ मैं आ रहा हूँ मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। अब ये देखिए, इसको हमें यूज करने का तरीका है। अब इसमें दो चीजें हैं, अब आपको समझ में आएगी, प्रॉब्लम समझ में आ गई? यस सर। प्रॉब्लम अब देखें, अब जो लास्ट टाइम मैंने क्लास में बात की थी, एक कहा था मैंने, होता है एक होता है बिल्ड टाइम और एक दूसरा क्या होता है, रन टाइम। याद आया कुछ? यस लास्ट सर। क्लास में हम ये डिस्कस करना स्टार्ट किया था हमने। यस सर। सही है। तो एक और चीज है कि जिस तरीके से हम ये सारी एग्जांपल्स दे रहे हैं, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसे ही मैं लॉगिन का बटन प्रेस करूंगा, मुझे अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जैसे लॉगिन का सिस्टम लॉगिन का बटन प्रेस करूंगा, जब लॉगिन के बाद अच्छा क्लास में मुझे ये बताइएगा, जब मैं लॉगिन करूंगा तो लॉगिन के बाद जो इन्फॉर्मेशन आएगी क्या वो स्टैटिक होगी या वो डायनेमिक होगी? डायनेमिक। बंद कर दीजिए, कौन है भाई है? अच्छा तो लॉगिन पे जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो तो स्टैटिक डायनामिक क्यों होगी ना, क्योंकि हमने जाके यार मैं स्टैटिक कैसे कर सकता हूँ? मैं जब लॉगिन करूंगा तब मुझे पता चलेगा ना कौन सा यूजर है, उसको क्या डेटा दिखाना है। मैं पहले से पेज बना सकता हूँ क्या स्टैटिक उसके? नो सर। सर नहीं पॉसिबल है ना, अगर मैं फेसबुक की बात करूँ? बना सकते ठीक है, सही है, सही। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि अब दोनों सिनेरियोज आपके जहन में आ गए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो अब मुझे बताओ कि ये बिल्ड टाइम और रन टाइम का क्या मतलब समझ में आता है आपको? रन टाइम एप्लीकेशन चलने के बाद, और बिल्ड टाइम तो डिप्लॉय के एग्जैक्टली। रन टाइम यानी जब एप्लीकेशन चल रही है, जब आपको कोई काम करना है तो वो क्या कहलाएगा आपका? लाइक लॉगिन वाला काम हो गया, लाइक आपके पास चैट वाला काम हो गया, क्योंकि चैट आप कम्युनिकेट कर रहे हो ना लोगों से, तो वो रन टाइम पे सारी चीजें हो रही हैं। अच्छा लॉगिन हो गया, और अभी हमने क्या डिस्कस किया था? जीमेल की ईमेल्स, सॉरी वीडियो प्ले यूट्यूब पे, वीडियोस जो आ रही हैं आपकी, लाइक, ठीक है, लाइक और या कमेंट्स, तो ये सारी चीजें क्या है आपके पास? रन टाइम। अब बिल्ड टाइम के अंदर मेरे पास क्या हो गया? जो हेडर आता है मेरा, दराज का हेडर आ गया, यूट्यूब का हेडर आ गया, लेट से जो कमेंट का हमने जो यूआई बनाई है वो भी काफी हद तक सेम ही होती है। आपको पता है यूट्यूब जब ओपन होता है तो कमेंट वाला पूरा सेक्शन आ रहा होता है, फिर वो डायनेमिक बनता है, कॉल्स होने के बाद सारी चीजें वो है, लेकिन कुछ हद तक बार हो गया, ये है, जो सर्च बार आ रहा होता है, सर्च बार हो गया।
तो अब समझ में आई कुछ चीजें वीडियोस आपको? की जो लिस्ट आ रही है। वीडियोस की जो लिस्ट आ रही है, फैसल भाई प्लीज आवाज बंद, माइक म्यूट कर दें अपना। अच्छा जी, तो अब समझ में आई कुछ चीजें, अब समझ में आ रही है? यस मेरा सर। तो म्यूट है सर। आपका सर, एक्चुअली आहिस्ता आहिस्ता आ बैकग्राउंड रहा से आवाज आ रही है दोस्त। ओके, तो बिल्ड टाइम और रन टाइम, अगर मैं कैटेगरीज लाइक ये प्रोडक्ट वाली एग्जांपल दे रहा हूँ तो ये किस में फिट बैठती है? अगर थोड़ी देर के लिए हमने ये जो डिस्कस किया बिल्ड टाइम और रन टाइम, बिल टाइम तो है, ये बिल टाइम है सर। कैटेगरीज वाली ये जो भी हमने एग्जांपल डिस्कस की थी प्रोडक्ट वाली, किस में फिट बैठेगी? बिल टाइम पे। सर प्रोडक्ट ये रन टाइम पे आएगी। ये मिक्सचर ही बन गया थोड़ा। एग्जैक्टली मिक्सचर है, मैं वही तो कह रहा हूँ। लेकिन आपको ये अपनी एप्लीकेशन के अंदर फिगर आउट करना है कि क्या चीज आपको बिल्ड टाइम पे चाहिए और क्या चीज आपको रन टाइम पे। रन टाइम पे चाहिए। मैंने ये बोला ना कि भाई मेरी एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर प्रोडक्ट्स हैं, तो प्रोडक्ट्स डेफिनेटली अगर आप कभी भी देखो तो वो, चलो प्रोडक्ट्स तो हो सकता है कि चलो हो रहा है, चलो थोड़ी देर के लिए अगर मैं कहूँ कैटेगरीज कितनी जल्दी चेंज होती हैं ये बताएं, या जल्दी ऐड होती हैं या अपडेट होती हैं? प्रोडक्ट चले होता है, दराज की बात करूँ तो दराज के अंदर हो सकता है कि प्रोडक्ट्स आ रहे हो फौरन आ रहे हो, चलो समझ में आती है बात। चलो अब मैं इसकी बात करता हूँ कैटेगरी आपको क्या लगता है कितनी जल्दी आती होगी? नहीं सर, कैटेगरी तो फिक्स होती हैं सर, वो तो शुरू में वेबसाइट आपने बनाई फिक्स होती हैं वो तो। वो नहीं, अगर मैं कह रहा हूँ चलो नहीं भी लेके आते, जैसे अभी मैं देखता हूँ पांडा मार्ट वगैरह के अंदर कैटेगरीज आ रही है 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर कोई एक नई कैटेगरी आती है। चलो मैं ये पोस्ट करता हूँ कैटेगरी ऐड होती है 15 दिन में, 10 दिन में, तो क्या बेहतर है? ये कौन सा होना चाहिए? रन टाइम पे आपको ज्यादा बेहतर नजर आता है या ये बिल्ड टाइम पे नजर आता है? 10 दिन में एक दफा बिल्ड बन के मैं डाल दूं, बिल्ड टाइम ऑफ कोर्स सही है ना? तब ये कुछ चीजें हैं जो आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से आपको सोचनी पड़ेगी, क्या कौन सी एप्लीकेशंस के अंदर क्या चीज आपको बिल्ड टाइम पे रखनी है और क्या चीज आपको रन टाइम पे रखनी है। लेकिन जिस तरीके से मैं ब्लॉग्स की बात करता हूँ, ब्लॉग्स के अंदर भी यूजुअली ऐसा ही होता है कि लोगों ने ये बिल्ड टाइम पे सारी चीजें रखी हुई हैं। किसी ने पूरा ब्लॉग डाला और ब्लॉग डालने के बाद वो डिप्लॉय होगा, बिल्ड होगा, सारी चीजें आई और डिप्लॉय हो गया, तो वो बहुत फास्ट हो गई ये चीजें। तो इस तरीके से लोग ये सोचते हैं कि अब हमें अपना क्या डेटा स्टैटिक बनवाना है और क्या डेटा हमें अपना रन टाइम पे डालना है। तो ये हम दोनों काम कर सकते हैं। किस तरीके से वो तो हम अभी डेफिनेटली देखेंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्चुअल अगर सारी चीजें क्लियर होंगी तो फिर काम करने में भी आपको मजा आएगा। यानी कि सर ये जो आपका लॉगिन पेज होता है फेसबुक का जो लॉगिन, वो भी आपका मेरे ख्याल में स्टैटिक है, बिल्ड टाइम वाला है, बिल्ड टाइम वाला एग्जैक्टली। जब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ ना, फिर वो रन टाइम पे डिसीजन लेके सारी चीजें आगे फॉरवर्ड करता है। यानी दोनों चीजें, ऐसा नहीं है कि मैं जब स्टैटिक साइट बना रहा हूँ तो मैं कोई एपीआई कॉल नहीं कर सकता ना, जब भी उसमें ये वाला जो कंफ्यूजन वाला पार्ट था ना वो यही था। अब आप बताएं कि क्या ये समझ में आता है कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो सही है या नहीं? यस सर। ओके हो गया सर। सही है। यहाँ पर मैं एक बात पूछना ये ना चाहूंगा पहले जब तक हमारे जहन में स्टैटिक का कॉन्सेप्ट था तो हम ये पढ़ते थे तो हमें ये लगता था कि यार स्टैटिक तो हमें पता है कि यार हार्ड कोडेड चीज है, और यहाँ पे ये कह रहा है कि यार इंटरेक्टिव भी नहीं हो सकता, डायनेमिक भी हो सकता, मींस के इंटरेक्टिव ना हो डायनेमिक ना हो, कैसे पॉसिबल है? तो ये ऐसे पॉसिबल है। अब जब हम ज्यादा इसको अब यूज करके देखेंगे तो चीजें समझ में आएगी। लेकिन कॉन्सेप्चुअल जो भी मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ चीजें समझ में आई आपको, 100% मुझे पता ही नहीं आई होगी, वो तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब आना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम और सॉल्यूशन जो हमने अभी डिस्कस किए, डिस्कशन से फायदा हुआ। यस जी सर। सर, मैं ना सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा सर। दराज पे जैसे प्रोडक्ट की आप एग्जांपल दे रहे थे, दराज पे एक यूजर आता है, प्रोडक्ट ऐड करनी है, ठीक है। वो क्या करता है, प्रोडक्ट की इमेज डालता है, उसकी प्राइस डालता है, उसकी डिस्क्रिप्शन डालता है और उसका नाम डालता है, ठीक है। अब जैसे वो प्रोडक्ट डालेगा वेबसाइट के ऊपर जाके एक स्पेसिफिक डिजाइन में वो शो होगी। प्रोडक्ट का डालना हमारा स्टैटिक होगा और जो शो हो रही है वो हमारा स्टैटिक होगा, क्योंकि वो स्टैटिक ब्लॉक के अंदर जाके शो होगी। हमारा ऐसा ही है, क्योंकि आप अगर गौर से देखो तो क्या वो रियल टाइम चल रहा होता आपके पास? जैसे किसी ने प्रोडक्ट के सामने आपके ठक करके आ गई, ऐसा नहीं होता ना? जी सर।
या तो आप पेज रिफ्रेश कर रहे होते हैं या किसी और राउट से घूम के आ रहे होते तो फिर डेटा आ रहा, तो वो किसी तरीके से टैकल कर सकते हैं कुछ चीजों को, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह किस तरीके से लोग सोचते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम समझ में आ गई तो फिर थोड़ा आगे चलते हैं और इसको यूज करने की कोशिश करते हैं। कहाँ पे स्टैटिक रखना है, कहाँ पे क्या डायनामिक होना चाहिए? हाँ ये डेफिनेटली हर जगह हर एप्लीकेशन का एक अपना होगा। मैं ये मतलब मेरे पास कोई ऐसा रूल नहीं पड़ा हुआ कि मैं आपको बोलूँ कि यार इस एप्लीकेशन के अंदर ये होगा, इस एप्लीकेशन के अंदर ये होगा, नहीं। क्योंकि एप्लीकेशन आप बनाते हैं, आप देख रहे होंगे, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा कि क्या चीज है। हो सकता हो कि आप कह रहे हो कि यार मुझे हेडर के अंदर कहीं न्यूज दिखानी है, हर दफा अपडेट हो रही होगी, तो वो स्टैटिक नहीं रहा ना आपका, फिर वो रन टाइम पे आ गया। हाँ वो फिर रन टाइम पे आ गया। तो फिर कुछ चीजें आपको ऐसे कंपोनेंट्स बनाने होंगे जो रन टाइम पे काम कर रहे हैं, और कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जो आपके बिल्ड टाइम के लिए होंगे। यानी कि Make सर sense? चैट का जो चैट होती है वो रन टाइम होती है, यानी कि मैसेज आ रहा है और जा रहा है फौरन से, मतलब रिफ्रेश करने की भी जरूरत नहीं है, तो रन टाइम पे हो रहा एग्जैक्टली होता वो रन टाइम के ऊपर है, वो सारा काम हम रन टाइम करवाएंगे डेफिनेटली। उसके लिए वही सारा काम करना पड़ेगा जो हम एपीआई कॉल्स होती हैं या सॉकेट का कनेक्शन हमने लगाया, वो सारा काम भी करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम गेट्स भी बना रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक साइट जनरेटर बना रहे हैं, ये हमारे लिए डायनेमिक भी है, यानी इंटरेक्टिव भी है। लाइक हम कॉल्स कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं, लेकिन ये हमें फिगर आउट करना पड़ेगा कि हमें हमारे एप्लीकेशन में ऐसी क्या चीज़ें जो स्टैटिक हैं और ऐसी क्या चीज़ें जो डायनामिक है। डायनेमिक है। अच्छा जी, तो ओपन सोर्स फ्रेमवर्क ऑन रिएक्ट, ये गेट्स भी अभी रिएक्ट के लिए ही मौजूद है और किसी के ऊपर एंगुलर वगैरह पे तो खैर नहीं है अभी। तो रिएक्ट के ऊपर ये फ्रेमवर्क बेस्ड मौजूद है हमारे पास गेट्स भी, और इससे हम स्टैटिक साइट जनरेट कर सकते हैं। इसका सबसे ग्राफक्यूएल सीखने का मकसद ही यही था हमारे यहाँ पे, क्योंकि गेट्सबी के अंदर हम क्या यूज करेंगे डेटा गेट करने के लिए, ग्राफक्यूएल। ग्राफक्यूएल। सर ये पोस्ट के डेटा हम लिए कहीं ना कहीं किसी सर्वर में स्टोर कर रहे होंगे, आप लोग करेंगे वो इंशाल्लाह, हम देखेंगे इसके अंदर। और रिएक्ट यूज कर रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, तो रिएक्ट सब में पड़ी हुई है। और इसके अंदर जिस तरीके से रिएक्ट के अंदर हम लोग कोई एप्लीकेशन यूज करनी हो तो हम कोई लाइब्रेरी यूज करते हैं, तो इसके अंदर हम गेट्सबी को यूज करते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास क्या चीजें मौजूद होती हैं, उसके प्लगइन। प्लगइन्स लाइब्रेरीज वही हैं, लेकिन गेट्सबी इसको प्लगइन्स का नाम देता है। हम देखेंगे कि कौन कौन से इसके प्लगइन्स हैं, किस तरह यूज कर सकते हैं। सर इसका कोई दोनों एक साथ वो ग्राफक्यूएल को बेच दिया अलग, सॉरी सही कोई जिनका साथ हो गया ग्राफक्यूएल अलग। यार आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही दोस्त, बहुत डिस्टॉर्शन है आपकी आवाज में। सर ये कह रहे थे ग्राफक्यूएल और गेट्सबी के कोई इकट्ठे हो गए अलग अलग होगा? नहीं अलग अलग होगा, पहले ग्राफक्यूएल होगा फिर गेट्सबी होगा। अब इसका फायदा क्या है, इजी टू यूज इट है, बहुत सारे इसके फीचर्स हैं। जैम स्टैक इन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है, जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट एपीआई मार्कअप हमने देखा। एपीआई हम लोग जो कॉल करेंगे वही ग्राफक्यूएल वाली मार्कअप, आपको एचटीएमएल वाले पता है, जावास्क्रिप्ट की मदद से ये सारा काम करेंगे हम। मेरा इस कॉन्सेप्ट नहीं हुआ इसका कि बिल्ड टाइम और रन टाइम का जो केस सिनेरियो है ना, ये जरा एक बार बता दें। ओके देखिए, बिल्ड टाइम का मतलब ये है कि हमें कुछ चीजें बिल्ड टाइम के लिए ऊपर चाहिए होती हैं। तो बिल्ड टाइम का मतलब है कि जब आप अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहे होगे ना, तो हम किसी तरीके से डेटाबेस में या किसी सर्वर से ना डेटा लेके आएंगे और उससे हम अपने HTML CSS के पेजेस को क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो इससे फायदा ये होगा, यही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि ये इट लोड्स सुपर क्विक, क्योंकि HTML CSS है तो ये लोड बहुत जल्दी हो जाती है। इंस्टेड ऑफ के अगर हम कोई जावास्क्रिप्ट से API कॉल करें या कुछ करें तो डेफिनेटली इट टुक सम टाइम, भले मिली सेकेंड्स लेती है लेकिन लेती है टाइम। लेकिन जो चीज़ें आप ब्राउजर पे क्लिक करते हैं और वो अगर HTML CSS पहले से उसकी मौजूद है, HTML में हार्ड कोडेड डेटा लिखा हो, तो बहुत फास्ट रेंडर हो जाता है वो, ठीक है। जैसे अगर आप लोगों ने वो काम किया था, हम लोग करते थे HTML CSS की वेबसाइट्स बनाते थे, तो आपने फील किया होगा कि जैसे ही हम HTML की वेबसाइट बनाते हैं तो बहुत क्विक लोड हो जाती है। लेकिन जब हम रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाते हैं तो स्टार्टिंग में उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसा है क्योंकि वो रिएक्ट का इंजन चलता है, फिर सारी चीज़ें वो कंपोनेंट्स लेके आता है, फिर आपके ब्राउजर के ऊपर शो कर रहा होता है। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इसमें, इतना नहीं है कि टाइमली, इतना टाइम का डिफरेंस नहीं है, बट है। गेट्सबी
हम GraphQL यूज करेंगे जैसे मैंने अभी बताया है। तो सारा डेटा हम क्या करेंगे, किसी सर्वर पे मौजूद होगा, GraphQL की मदद से उस सर्वर से डेटा लेके आएंगे हम लोग और अपने स्टैटिक पेज जनरेट करेंगे। कैसे वो देखेंगे इंशाल्लाह, टेंशन नहीं है। React के टेम्पलेट्स यूज कर रहा है, ठीक है। हमारे पास Gatsby के काफी टेम्पलेट्स मौजूद है, मतलब 3-4 टेम्पलेट्स मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। प्लगइन इकोसिस्टम में सारे काम के लिए, कुछ काम्स के लिए हमें प्लगइन्स चाहिए होते हैं, अगर जो स्पेसिफिक चाहिए तो हम यूज करेंगे प्लगइन्स। हाँ, समहाउ 100% नहीं कहूँगा मैं इसको, लेकिन ये वर्डप्रेस से बहुत ज़्यादा फास्ट है। क्यों फास्ट है वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। Gatsby is a static site generator under the node GraphQL और ये के साथ हम इसको यूज करेंगे। इसका प्राइमरी बेनिफिट है स्पीड, सिक्योरिटी, डेवलपर एक्सपीरियंस। सिक्योरिटी क्यों कह रहा है ये, स्पीड, सिक्योरिटी एंड डेवलपर एक्सपीरियंस। स्पीड इसीलिए ना कि अगर मैं अभी HTML React की एप्लीकेशंस बनाता हूँ तो उसके अंदर मुझे सारा काम डायनेमिक करना पड़ता है, यूजुअली हम यही कर रहे होते हैं API से डेटा। लेकिन अगर मैं कुछ स्टैटिक साइट वाला काम कर दूं तो स्पीड भी बढ़ेगी और उसकी सिक्योरिटी भी, क्योंकि API कॉल्स ही नहीं जाएंगी, वहाँ पे कुछ नजर ही नहीं आएगा सामने वाले को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पूरा उसको तो यही लगेगा ना HTML पूरी आ रही है। Am I right? यस सर। ठीक है, डेवलपर एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग ऑलरेडी React के ऊपर डायनेमिक एप्लीकेशंस बना के आ चुके हैं। जब हम स्टैटिक यूज करेंगे, ये Gatsby यूज करेंगे तो है ही React के ऊपर, तो आपको कोई स्पेशल नई चीज नहीं सीखनी, आपको सिर्फ उसको यूज करना है। और जिस तरीके से इसकी कम्युनिटी भी बिल्ड होती जा रही है तो इसके प्लगइन्स भी अच्छे खासे मौजूद हैं। तो जो हम डेटा लेके आएंगे कहाँ पे सेव होगा, वो होगा कंटेंट। वो जो डेटा होगा वो कंटेंटफुल है, ठीक है। वर्डप्रेस में क्या मसला, कोई बताएगा मुझे? और इसमें एक चीज यूज हुई है हेडलेस CMS। वर्डप्रेस भी एक CMS है, यही है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें हम अपना कंटेंट डाल रहे होते हैं, वो हम लोग खुद मैनेज कर रहे होते हैं और वो आपको पब्लिकली किसी भी UI के ऊपर नजर आ रहा होता है, टेम्पलेट के ऊपर। ऐसा ही होता है जी सर। ये जो React की वेबसाइट हम बनाते हैं, कोई भी ऐप बनाते हैं सर, इसका जो अगर हमने CMS बनाना हो तो हमें खुद बनाना पड़ता है। अगर हम कोई Gatsby वगैरह एग्जैक्टली हमें खुद बनाना पड़ता है, बिल्कुल। सर वो मतलब पहले हमें कोडिंग करनी पड़ेगी बैकएंड पे सारी जाके, फिर उसको मतलब क्लाइंट है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करेगा। यस सर काफी मुश्किल काम है। मुश्किल काम नहीं है, अब आसान हो जाएगा कंटेंटफुल आप जब देखेंगे। अब वर्डप्रेस पे मसला क्या, मुझे कोई बताएगा? वर्डप्रेस में जो मैंने डेटा डाला हुआ है, क्या मैं उसको किसी अपनी React की एप्लीकेशन में यूज कर सकता हूँ? नहीं। नो सर। क्यों? क्योंकि वो दोनों टाइटली कपल्ड है। वर्डप्रेस इटसेल्फ एक PHP पे बना हुआ है और उसने अपना एक CMS बनाया हुआ है जो डेटाबेस से कनेक्टेड है, और वो दोनों आपस में टाइटली कपल्ड है। अगर मैं वर्डप्रेस को निकाल दूं तो उसका डेटाबेस नहीं यूज कर सकता हूँ 100%। मैं मुझे पता है, मैंने यूज नहीं किया हुआ, लेकिन मुझे पता है हम यूज कर सकते हैं। उसके लिए कुछ चीजें हैं जो हम इम्प्लीमेंट करें तो हम उसकी APIs को यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो दोनों आपस में टाइटली कपल्ड है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो आपके पास टाइटली कपल चीजें नहीं मौजूद। क्यों? क्योंकि हम सारा डेटा जो डालेंगे वो कंटेंटफुल के अंदर डालेंगे, और कंटेंटफुल हेडलेस CMS है। हेडलेस CMS का फायदा ये है कि ये वाला जो CMS है ये मैं React के साथ यूज कर रहा हूँ, कल को मैं चाहूँ तो किसी और एप्लीकेशन यूज कर सकता हूँ, और फिर चाहूँ तो मैं किसी और के साथ यूज कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि कंटेंटफुल तो एक स्टोरेज है आपकी ना जी। सर ये कंटेंटफुल तो हम वर्डप्रेस के प्लगइन के साथ यूज कर सकते हैं इस तरह, मतलब यही मैं कह रहा हूँ। वर्डप्रेस के साथ तो मुझे नहीं पता कि हम यूज कर सकते नहीं, वर्डप्रेस के बारे में मैं ज्यादा बेहतर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इसका फायदा ये है कि ये हेडलेस है, तो इसका कोई हेड ही नहीं है, यानी हम इसको कहीं पे भी लगा देंगे, हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं अपनी React की एप्लीकेशन के साथ यूज कर सकता हूँ। हो सकता है ये क्या पता कंटेंटफुल वर्डप्रेस के किसी प्लगइन के साथ यूज करके हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये फायदा है इसका। ये टाइटल नहीं है, यहाँ पे सर्वर है, इस सर्वर में आप अपना डेटा स्टोर करें, और इस डेटा को आपको एक्सेस करने के लिए हमें क्या यूज करेंगे? GraphQL। अच्छा तो सर, बस आजकल नया एक ट्रेंड आया हुआ है, मतलब जिन लोगों के मतलब बहुत हैवी अभी प्रोजेक्ट बन गए हुए हैं वर्डप्रेस के ऊपर, ठीक है, तो उसकी ऐसी है कि मतलब जैसे जैसे वो हैवी होता जाता है, कंटेंट ज्यादा आता है तो वो स्लो होता जा रहा है। अब यूजर की रिक्वायरमेंट ये है कि कहता है मेरे फ्रंट एंड जो है ना फास्ट करना है, तो वो वर्डप्रेस का बैक एंड वही रहने देते हैं, ठीक है, और जो उसका फ्रंट एंड है वो React पे या किसी पे ले आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्या लॉजिक होती है सर, ये GraphQL के जरिए कर रहे हैं क्योंकि वहां से तो API आएगी, वहां
थोड़ी सी लॉजिक नहीं वो लोग ग्राफ के जरिए नहीं होते, मैं आपसे कर रहा हूँ कि वो ग्राफ के लिए वहाँ पे एक प्लगइन है, पेड प्लगइन है, जिसकी मदद से ये हो जाता है कि आपको एपीआई एक्सेस मिल जाता है, यानी आप डेटाबेस से डेटा ले सकते हो एपीआई की मदद से। और उसको रेंडर करवा मुझे भी 100% नहीं पता क्योंकि मैंने काम नहीं किया हो, लेकिन ये मैंने हमारे यहाँ डेवलपर्स कर रहे होते तो मुझे इतना थोड़ा सा सर आइडिया है कि वहाँ पे ना एक फ्री प्लगइन भी है जो आपको एपीआई क्रिएट कर देता है। ऐसा कुछ है, बिल्कुल जी सही सर, कहा आपने। मैंने यूज किया हुआ सर। बस तो देखें लाइव एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, और क्या चाहिए। सर, हो ये सकता है, Gates ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। तो फिर लोग क्या करते हैं, उसको एज अ सर्वर ट्रीट कर रहे होते हैं और फिर अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन बना लिया, किसी और फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी के ऊपर काम करके उन्होंने उसको यूज कर लिया। और फिर जब वो यूज करता है ना, तो उस वक्त हर चीज वो वही वाली बात है, अगर उन्होंने भी इसी तरीके से यूज कर दिया कि जैसे कंपनी का नाम और ये सारी चीजें जो डेटाबेस में ऑलरेडी सेव होती है, अगर उसने वो भी एपीआई से लेना स्टार्ट कर दिया तो उसकी एप्लीकेशन में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो फिर उनको वही वाली बात है, उनको लगता है कि मुझे ये डेटा वाला है, ये डेटा मुझे वहां से चाहिए, बाकी जो चीजें कुछ स्टैटिक है तो उन्होंने खुद डाल दी, गुड, वही वाला काम हो जाता है। तो कॉन्टेंटफुल पे जब हम आएंगे तो मेरे ख्याल में अब हमारी बातें काफी हो गई, थोड़ा सा एक हेलो वर्ल्ड करना स्टार्ट करें। यस सर। ठीक है, तो ये सर जिया के स्टेप्स ऑलरेडी मौजूद है मेरे पास, तो मैं इसी को यूज करूंगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर कर देता हूँ। सर ये एक नेक्स्ट जेएस है, वो भी ये इसी तरह की कोई चीज है? वो सर्वर साइड रेंडरिंग वगैरह के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल सर, उसके बड़े चर्चे सुने हैं सर नेक्स्ट.js के। हाँ, बहुत ज्यादा यूज होता है, मैं दिखाता हूँ। सर जैम स्टैक और गैट्सबी में फर्क क्या है? सॉरी, जैम स्टैक और गैट्सबी में क्या फर्क है? जैम स्टैक जिस तरीके से हम मीन स्टैक मर्ज स्टैक यूज करते थे ना, तो मीन स्टैक और मर्ज स्टैक में क्या होता था, मोंगोडीबी, रिएक्ट और एग्जैक्टली वो सारी चीजें यूज करते तो हम क्या बन जाएंगे, मर्ज स्टैक या मीन स्टैक। उसी तरीके से अगर हम गैट्सबी और कॉन्टेंटफुल वगैरह यूज कर रहे होंगे तो हम कौन से स्टैक को फॉलो कर रहे होंगे, जैम स्टैक। जैम स्टैक। ठीक है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, द रिएक्ट फ्रेमवर्क फॉर प्रोडक्शन। असल में ये करता क्या है, वही वाली बात है जिस तरीके से अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब मैं रिएक्ट की एप्लीकेशन को बना के कहीं पे डिप्लॉय करता हूँ तो क्या होता है, वही वाली बात है कि जैसे ही मैंने डिप्लॉय किया तो रिएक्ट का इंजन चलेगा, रिएक्ट का इंजन चलने के बाद वो देखेगा कि ये कंपोनेंट है तो हमें यूज करना है। जबकि ये नेक्स्ट जेएस से फायदा क्या है, ये सर्वर साइड है, ये क्या करता है जब वो पेज को लेके आता है ना, वो एज ए HTML CSS जावास्क्रिप्ट लेके आ रहा होता है, वो रिएक्ट समझ के लेके नहीं आ रहा होता। तो इससे फायदा ये हो जाता है कि जो वो रिएक्ट का एक प्रोसेस का टाइम है ना, वो आपका बच जाता है और सारा डेटा आपका ये सर्वर है। तो मोस्टली काम आप ये कर सकते हैं कि एपीआई कॉल की बजाय हम सर्वर से भी डेटा रेंडर करवा सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, ये कुछ और चीज है। ये कि जब हम बिल्ड बनाते हैं रिएक्ट का, हाँ रिएक्ट का बिल्ड बनाते हैं, वो सारा डाटा HTML और CSS में कर देता है जो कि ब्राउज़र समझ लेता है सर। लेकिन ये गैट्सबी वाला काम नहीं है, ये है सर्वर। ये एक्चुअली सर्व करेंगे तो सर्वर जब चलेगा तो वो आपको, जैसे आप गए कांटेक्ट के पेज पे, तो कांटेक्ट के पेज पे नेक्स्ट जेएस ने सर्वर साइड से रेंडरिंग होगी, और सर्वर साइड से जब रेंडरिंग होगी सारी की सारी, तो वो HTML CSS बनी हुई आ रही होगी। हाँ, वो वैसे ही होगा कि डेटा आप कॉल कर रहे होंगे सारी चीजें, लेकिन स्टैटिक साइट जनरेटर में क्या होगा कि वो 100% आपको पेजेस बना के देगा। यहाँ पे आपको 100% पेजेस नहीं मिलता है, यहाँ पे वो सर्वर से बिल्ड करके उसी रन टाइम पे बिल्ड करके सारी चीजें दे रहा होता है। अच्छा है, बहुत अच्छा ही है। मतलब नॉर्मल जो हम HTML CSS पे काम करते हैं तो रिएक्ट पे काम करते हैं, ये फास्ट है, सर्वर साइड रेंडरिंग बहुत फास्ट है, प्रोडक्शन के लिए लोग ज्यादा तो यूज करते हैं। सर ये गैट्सबी वाला काम Sanity.io भी तो करता है। सॉरी, गैट्सबी क्या करता है मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट रुकिएगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं तो अभी आपको आइडिया हो जाएगा कि नेक्स्ट जेएस। नहीं सर, मैं कह रहा था कि Sanity.io भी तो गैट्सबी वाला काम करता है। कौन, सॉरी, Sanity.io। नहीं यार, नहीं आइडिया दोस्त। सैनिटरी के बारे में पढ़ूंगा तो फिर मैं बताऊंगा, मैं ऐसे फॉरन नहीं बता सकता क्योंकि अभी मैंने पढ़ा है तो मैं नहीं बता पाऊंगा। अच्छा जी, तो जिस तरीके से हम लोग रिएक्ट की CLI वगैरह यूज करते थे, इसी तरीके से हम क्या यूज करेंगे,
गेट्सबी की CLI। अगर मुझे CLI अपने सिस्टम में इंस्टॉल ना करना हो और मुझे ये वाला काम करना हो तो कैसे करूंगा? ये कोई क्लोन बता कर सकता है? लेंगे, क्लोन कर लेंगे सर। ठीक है, हाँ एक तरीका क्लोन है, और कोई तरीका है? कॉपी कर लें तो जाके सर NPX कोड यही पढ़ा है किसी ने? यस सर NPX से भी हो जाएगा ये। NPX से हो जाएगा ना? जी सर, I हो hope जाएगा so, सर। सर थोड़ा तो चाहिए। NPX, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। NPX का मतलब है नोड पैकेज एग्जीक्यूटर। तो जिस तरीके से npm के लिए हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा पूरे सिस्टम के अंदर, अगर मैं पूरे सिस्टम इंस्टॉल नहीं करना चाहता तो यहाँ पर डायरेक्ट इसके पहले लगा दूं npx एंड देन ये कमांड, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ी देर के लिए गेट्सबी के ऑफिशियल उसके ऊपर चलते हैं। जब हम npx गेट्सबी करेंगे तो उसके लिए भी हमें रिएक्ट तो इंस्टॉल नहीं ना करें, रिएक्ट का बोलरपेट तो ना बनाना पड़ेगा। रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, गेट्सबी आप करेंगे तो वो सारी चीजें खुद ही ले आएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। गेट्सबी yes, ठीक है, ये इसका URL है गेट्सबी की ऑफिशियल वेबसाइट का। ठीक है, तो ये देखिए ये गेट्सबी की ऑफिशियल वेबसाइट है और वो ऑफिशियल गेटअप है। तो हम यहाँ पे आए तो ये देखिए यही कह रहा है कि अगर आप गेट्सबी न्यू करोगे तो भी आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल बन जाएगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट बनेगा तो ये सारी चीजें क्या होगी इसके अंदर, कुछ भी मतलब एक नॉर्मल सा टेम्पलेट होगा जिसके अंदर कुछ चीजें मौजूद नहीं होंगी, सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके ऐड करनी पड़ेंगी। ठीक है, और इसके अलावा इससे हमें कुछ अपने वो दिए हुए पहले से बने बनाए टेम्पलेट्स, अगर हम वो यूज करना चाहें तो हम वो यूज कर सकते हैं बिल्कुल टेम्पलेट्स इसके। हाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक मिनट दीजिएगा। npm को ग्लोबल करके कर लेते हैं, उसके बाद समझे मेरे को यूज करके हम कम से कम कोडिंग करेंगे और हमारे को आउटपुट मिलेगा। यार अनफॉर्चुनेटली दोस्त आपकी आवाज बहुत इको हो रही है तो मुझे क्लियर नहीं आ रही। सर npm को ग्लोबल करके कर लेते हैं इंस्टॉल, और उसके बाद न्यू करके कोई भी नाम देके उसमें करेंगे तो हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा, और थर्ड स्टेप में उसको डेवलप, लेकिन वो एक बहुत सिंपल सा टेम्पलेट मिलेगा, उसके अलावा आप बहुत सारी चीजें खुद करनी पड़ेंगी। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ इसके टेम्पलेट्स कहाँ कहाँ मौजूद है, मुझे सिर्फ एक मिनट दीजिएगा। ये तो वही है गेट्सबी हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन ये देखें प्लगइन लाइब्रेरीज भी हैं इसके पास। तो जो मैं आपसे कह रहा था ना प्लगइन्स के, तो इसमें बहुत सारे प्लगइन्स हमारे पास मौजूद है। मैं सिर्फ आपको इसके वो टेम्पलेट्स दिखाना चाह रहा हूँ, ये रहा क्रिएट प्रोजेक्ट फ्रॉम स्टार्टर टेम्पलेट्स। तो स्टार्टर टेम्पलेट्स के लिंक कहाँ पे मिलेंगे भाई, मैं देख लेता हूँ। फर्स्ट दिस स्टार्टर लाइब्रेरी, तो ये देखें ये पहले से बने बनाए क्या है स्टार्टर प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। अगर आप कहेंगे यार गेट्सबी स्टार्टर शॉपिफाई, तो ये शॉपिफाई का पूरा टेम्पलेट बना बनाया मिल जाएगा आपको। सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, आपको इसको अपने किसके साथ कनेक्ट करना होगा, वेबसाइट के साथ, सर्वर के साथ। हाँ कॉन्टेंटफुल के साथ कनेक्ट करना होगा, वरना तो पूरी ये आपको कंपोनेंट्स और सारी चीजें पूरी बनी बनाई मिल जाएगी। अच्छा है ना। रिएक्ट में बात करो तो रिएक्ट पे हमारे पास टेम्पलेट्स मौजूद नहीं है, हमें खुद करना पड़ता है सारा काम यूजुअली, ऐसा ही है। यस यहाँ पे देखें ये पोर्टफोलियो अगर आपको बनाना है तो आप ये वाला टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। तो ये देखें ये बहुत सारे टेम्पलेट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। ये देखें ब्लॉग्स बनाना है, ब्लॉग का पहले से टेम्पलेट मौजूद है। जब हमें इसमें एडिट करना होगा तो हम जाके रिएक्ट वाली कोडिंग से एडिट करेंगे कि लाइव वर्डप्रेस ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे? नहीं रिएक्ट की तरह कोडिंग में एडिट करना पड़ेगा, वो लाइव वर्डप्रेस वाला सीन नहीं है। ठीक है, तो ये देखें अगर टाइप स्क्रिप्ट के साथ आपको यूज करना है गेट्सबी, तो ये टाइप स्क्रिप्ट के साथ, ये देखें बेतहाशा इसके अंदर टेम्पलेट्स मौजूद है। पहले तो सिर्फ 3-4 आते थे, अभी काफी हो गए, तो लोगों ने इस पे अपना इनपुट देना, ये अच्छे खासे इसके टेम्पलेट्स मौजूद है। अगर आपको कोई शॉपिफाई वेबसाइट्स बनानी है या कुछ पहले से बनी बनाई थीम यूज करनी है, तो ये देखें ऑलरेडी सिर्फ आपको इसको कनेक्ट करवाना होगा अपने
कॉन्टेंट के सर्वर के साथ, और सारा डेटा आपके पास फिर आ जाएगा। ठीक है, चलें अब इसको देखते हैं। तो ये आपको दिखा दिया जो मेन काम था। अब हम आते हैं ज़रा वापस से सर के कोड के ऊपर। ये कैसे हटेगा भाई? ये सर का ही कोड खुला हुआ है, ठीक है। तो सर ने क्या किया हुआ है, एक स्टार्टर टेम्पलेट लिया हुआ है, क्या गेट्सबी स्टार्टर मिनिमल, और इसको हमने उस प्रोजेक्ट और npm इंस्टॉल गेट्सबी करना है, और व्हाट एवर गेट्सबी रेसिपी और सारी चीजें चले आए करके देखते हैं। ये मैंने वही वाला पूरा प्रोजेक्ट क्लोन कर दिया है। इसकी जरूरत है, ये जो मैंने लिखा है इतना सब कुछ मुझे नहीं पता क्या जरूरत है नहीं है, फिर भी मैं चेक में दे देता हूँ। नो सर। लोगों को चेक में। ओके जी, अब हम आते हैं गेट्सबी के 0 वाले पे, और इसके अंदर चलते हैं। npmi करता हूँ मैं, क्योंकि अभी मैंने इसको इंस्टॉल नहीं किया, और माइट भी पॉसिबल है कि मेरे पास एक इशू आए, लेकिन लेट्स सी। पहले मैं कंफर्म नहीं है तो मैं बता भी नहीं था। देख सकते हैं npmi, क्योंकि इसमें अभी मेरे पास पैकेजेस इंस्टॉल तो हर सर के स्टेप्स देखिएगा, उसके नीचे रीड में पढ़िएगा, कमांड्स दिए, पेस्ट कीजिएगा, प्रोजेक्ट बन जाएगा। प्रोजेक्ट बनने के बाद आपको npmi करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो जाते हैं। बट मेरे पास डेफिनेटली मैंने क्लोन किया हुआ अभी, तो मेरे पास नोड मॉड्यूल्स नहीं है तो मैं इंस्टॉल। माइक बंद कर इस ऑप्शन को बता। ठीक है, हम यूज करेंगे npm स्टार्ट। npm जब स्टार्ट होगा तो क्या चलेगा, गेट्सबी डेवलपर। और जब अगर मुझे वही वाली बात है, जब मैंने अपना सारा काम कर लूँ और फिर मैं क्या करूँगा, एप्लीकेशन जिस तरीके से हम रिएक्ट के अंदर करते थे npm बिल्ड, तो इसमें भी करेंगे npm बिल्ड। तो ये क्या करेगा वो हम देखते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, आते हैं सर। गेट्सबी बिल्ट उसकी कमांड को रन करेंगे तो जो भी हमने डाटा बनाया होगा वो हमारा कॉन्टेंटफुल के ऊपर चला जाएगा। चला नहीं जाएगा, कॉन्टेंटफुल से डेटा आता है, यहाँ से जाएगा नहीं। अच्छा, वहां से आ सकता है। मैं दिखाता हूँ, मैं कर हाँ वहां से आएगा यहाँ से डेफिनेटली, लेकिन फिर वही आपको फॉर्म्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन सबसे अच्छा तरीका तो यही है ना, जैसे वर्डप्रेस के अंदर होता है, आपके पास डेटा ऐड करने का एक एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स अलग दिया हुआ होता है, पता है ना, जहाँ से हम डेटा अपना ऐड कर रहे होते हैं। जी सर। वही वर्डप्रेस की जो आप बात कर रहे थे कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव वो दिया हुआ होता है ना, यूआई पूरी। जी सर। इसमें हमारे पास कॉन्टेंटफुल मौजूद है। आपको किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं, आप कॉन्टेंटफुल का एक्सेस दो, उसको बोलो डेटा डालो, वो डेटा डाल रहा होगा और आपकी वेबसाइट अपडेट हो जाएगी। मैं बताता हूँ किस तरीके से, देखते हैं थोड़ी देर में चल जाए, बल्कि जब तक कॉन्टेंटफुल खोल लेता हूँ। क्या ख्याल है, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा? क्या ख्याल है सर? तो दोस्त आप लोग सारे कॉन्टेंटफुल के ऊपर क्या बनाएंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे। अच्छा, मेरा अकाउंट शायद मौजूद भी है या नहीं मुझे भी नहीं पता। सर इसकी बुक नहीं है फिर? मेरा है तो सही मौजूद। पता नहीं मेरा है या नहीं, लेट्स सी। ये कह रहा है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी था, उसमें कुछ डेटा भी था, मैं चाह रहा था डेटा वाला ही दिखा दूँ। खैर चले, आप लोग लॉगिन तो करें इसको अपने पास, मैं जब तक कोशिश करता हूँ मेरे पास भी देखने की। अच्छा जी, तो जब तक थोड़ी देर के लिए यहाँ पे भी देखते हैं क्या हुआ। पैकेज हो गया, ये हो गया, ठीक है। हम करते हैं npm स्टार्ट। पहले एक दफ़ा npm स्टार्ट करके देखते हैं हमारे सामने आता क्या है।
आगे बढ़ेंगे हम लोग यूज करेंगे फ्री कम्युनिटी वर्जन, ठीक है। सर ये गेट्सबी में कुछ टीम्स वगैरह पेड है कि टोटली ओपन सोर्स से फ्री है ये? नहीं कुछ पेड भी होंगी, 100% वो नहीं होगा फ्री। चले गेटअप से कर देते हैं, कोई मसला नहीं है, पुराना वाला तो। योर अकाउंट इज लॉक्ड, इसका क्या मतलब है? मेरा अकाउंट क्यों लॉक होगा? वही मैं कह रहा हूँ, ये प्रॉब्लम आप यूज नहीं करते हो। सॉरी, शायद 2-3 दफा ट्राई किया सर अभी इस वजह से शायद। हाँ हो सकता है, ठीक है चलो बाद में देखने, कोई मसला नहीं कि आप लोग किसी की स्क्रीन लेके मैं दिखा देंगे, कोई मसला नहीं। चले खैर, ये मैंने इसको स्टार्ट किया है, अब ये स्टार्ट हो गया तो कहाँ पे स्टार्ट हुआ वो भी मैं देख लेता हूँ भाई। कौन सी पोर्ट पे स्टार्ट हुआ ये? 80 8000। तो ये देखें, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम पैना क्लाउड, ठीक है। अब ये कहाँ से आया मैं दिखा देता हूँ जल्दी से आपको, ये रहा। अब ये इन्होंने सर ने टीएस में बनाया हुआ है, तो आप इसको क्या करते हैं, चेंज करके जेएस भी कर देते, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये चल गया फ्रॉम जेएस, ये फॉर्मेट चेंज कर दिया है तो ठीक है। तो हम लोग जावास्क्रिप्ट में काम करेंगे तो हम इसको जेएस में देखेंगे। तो ये क्या हो गया, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम जेएस। तो ये देखें सिंपल सा है, सोर्स के अंदर क्या चीज मौजूद है, पेजेस। अगर मैं इसके अंदर एक और नया पेज बना दूं, लेट्स से अबाउट अस, अबाउट, और एक और पेज बना देता हूँ, कौन सा भाई पेज के अंदर, ये इसका वो ही है, स्ट्रक्चर ऐसा ही है, ठीक है। हम पेजेस के अंदर अपने पेजेस बनाएंगे जो बनाने होंगे। मैं एक और पेज बनाता हूँ इसके अंदर जिसका नाम क्या देते हैं, contact.js। स्ट्रक्चर है इसका, इनबिल्ट स्ट्रक्चर है ना ये बिल्कुल ये जैसे ये क्या मोरलेस ऐसा ही है, ठीक है, कोई नई चीज नहीं है इसमें। राउटिंग करवानी पड़ती है, यहाँ राउटिंग करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे जो भी आप चीजें पेज में डालेंगे वो ऑटोमेटिक क्या कर देगा, इसको राउट कंसीडर करता है, अच्छी चीज है, राउटिंग की जरूरत नहीं है यहाँ पे अभी। अच्छा जी, तो कांटेक्ट और हो गया अबाउट, तो लेट्स से बना देते हैं इसको, डिव करके इसको क्या देते हैं, बल्कि इसको पूरा रिमूव करता हूँ और कहता हूँ अबाउट अस, और कांटेक्ट में चलते हैं हम इसको पूरा रिमूव करके कहेंगे कौन सा, लेट्स सी। अब मैं जाता हूँ अबाउट, अबाउट, तो ये देखिए अबाउट पे आ गया। अब मैं जाके कहता हूँ कांटेक्ट, ये क्या करेगा, कांटेक्ट करेगा, ठीक है। कुछ चीजें अच्छी नजर आ रही हैं आपको कि इसमें देखा आपको राउटिंग नहीं करनी पड़ी, सारी पेजेस के अंदर आप जितने पेजेस बनाएंगे वो पेज ऑटोमेटिक बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये सारी चीजें जैसे रिएक्ट के अंदर है। अभी ये क्या चीजें हैं, अभी हम इसके ऊपर आते हैं, ये गेट्सबी कॉन्फ़िग क्या है, तो क्यों ये टाइपस्क्रिप्ट क्यों नजर आ रहा है यहाँ पे हमने, क्योंकि हमने अपनी एप्लीकेशन क्या हुआ है, एज अ टाइपस्क्रिप्ट यूज किया हुआ है। तो अब अगर आप टाइपस्क्रिप्ट यूज नहीं करेंगे तो आपको इनिशियल जो ये होगा ये एम्प्टी होगा, ठीक है। तो खैर अभी इसका फायदा मैं दिखाता हूँ। पहले तो ये देखें कोई ऐसी चीज नहीं है जो नई फोल्डर हो, कैशे, ठीक है, रहने देते हैं इसको थोड़ी देर। नोड मॉड्यूल्स आपको पता है पब्लिक का फोल्डर जैसे रिएक्ट के अंदर होता था वैसे ही पड़ा हुआ है। ये रिएक्ट के अंदर सोर्स है, सोर्स मतलब गेट्सबी के अंदर सोर्स है, और पेजेस, पेजेस के अंदर हम जितने भी फोल्डर्स बनाएंगे ये आपके पेजेस होंगे। इसके अंदर मैं कर सकता हूँ कंपोनेंट, और इस कंपोनेंट के अंदर न्यू फोल्डर,
सोर्स के अंदर न्यू फोल्डर के अंदर मैं क्या देता हूँ, कंपोनेंट, ठीक है जी। कंपोनेंट के अंदर मैं क्या देता हूँ, लेट्स से header.js। तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, हेडर के अंदर मैं हेडर ले आया और यहाँ पे लिख देता हूँ हेडर। और जिस तरीके से हम रिएक्ट के अंदर काम करते थे इंपोर्ट, और से अब यहाँ पे इंपोर्ट करके देख लेते हैं, इंपोर्ट हेडर फ्रॉम पेज के पेज पे हूँ, एक पीछे जाना पड़ेगा, कंपोनेंट में से लिया मैंने हेडर और इसको रैप कर देते हैं हम के अंदर, फ्रैगमेंट हाँ है ये, और यहाँ पे हम ले आएंगे अपना हेडर। क्या ये पॉसिबल है? वैसे ऐसा ही सवाल है। यस सर, पॉसिबल है ना, रिएक्ट में यही करते थे ना, कंपोनेंट्स बनाते थे और उसको यूज करते थे। तो ये ले हेडर आ गया अबाउट के पेज पे। अब यही वाला कंपोनेंट अगर मुझे कॉन्टेक्ट में चाहिए तो पॉसिबल। सर जैसे रेक में हमारे पास स्पेसिफिक कंपोनेंट होता था app.js, सारे कंपोनेंट हम उसी के अंदर एंटर करवाते थे, तो इसके अंदर वो कौन सा कंपोनेंट है? इसमें जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो इंडेक्स है पेज के अंदर। जैसे हमारे पास HTML में क्या होता है, पब्लिक के अंदर index.html होता है। जी सर। यस सर। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास पेजेस के अंदर index.js है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो index.js चलेगा। नहीं, फॉर एग्जांपल सर अभी आपने हेडर का कंपोनेंट बनाया, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये सभी के सब पेज के ऊपर आ जाए। अभी तो आपने एक कंपोनेंट के अंदर उसको कॉल किया ना, ये क्या चीज है? मैंने गलत URL डाला, तो गलत URL के अंदर ये इसका डिफॉल्ट है, पेज नॉट फाउंड। ये कह रहा है कि देयर इज नॉट अ पेज, यानी अगर मैंने कोई पेज ही नहीं बनाया, मैं इसको हिट कर रहा हूँ, इसका डिफॉल्ट पेज है 404 का। हम इसमें 404 का अपना पेज डिजाइन कर सकते हैं। खैर बोले, क्या कह रहे थे आप? सर मैं ये कह रहा था कि अभी आपने हेडर का कंपोनेंट बनाया, ठीक है, और उसको एक कंपोनेंट के ऊपर कॉल कर दिया, तो वहां पर उसके ऊपर हेडर आ गया। अब हमें पूरी वेबसाइट के अंदर चाहिए, ठीक है, तो हमारे पास कोई ऐसा सेंटर पॉइंट होना चाहिए जिसके ऊपर हम नीचे हेडर शो करना है, हेडर। हाँ, तो ये आपका सेंटर पॉइंट ये है ना, लेकिन ये कंपोनेंट्स होगा, मतलब ये, हाँ ये सेंटर पे पॉइंट मतलब यही है ना कि कंपोनेंट्स हैं। अब इसके अंदर आप जो भी यूज करना है, इसके लिए हमारे पास आगे चलता हूँ। जो आप कह रहे हैं ना वो टेम्पलेट बनानी पड़ेगी। टेम्पलेट कैसे बनाऊंगा वो मैं दिखाता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। सर दूसरी बात ये मैंने पूछना थी आपसे कि जिस तरह भाई ने बात की कि सेंट्रल जो है ना वो हेडर हो, उसके नीचे सर आ रहा हो कॉन्टैक्ट का पेज आ रहा हो, प्रोडक्ट का आ रहा हो, तो उन पे क्लिक करें तो लिंक, सर वो लिंक ये जो पेजेस तो बने हुए हैं, तो लिंक कैसे करना पड़ेगा इसे? मैं बताता हूँ आते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले ये समझ में आ गया, ये नॉर्मल स्टार्टर पैकेज था जिसके अंदर थोड़ी सी चीजें थी, जिसमें टाइपस्क्रिप्ट सेटअप हुआ हुआ सारी चीजें, और हमने इसको यूज कर लिया। कोई मसला यहाँ तक? पहले ये बताएं, नॉर्मल रिएक्ट ही है ना, कोई ऐसी चीज देखी हमने? नहीं सर नॉर्मली है, नहीं देखी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें एक नई चीज करके देखते हैं। क्या ये करके देखें, इससे क्या फायदा होता है देखते हैं। ओके सर, बिल्ड बनाएंगे। अभी तो हमारे पास कोई एपीआई कॉल नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि अभी हमने कंटेंट फुल नहीं अटैच किया है इस पे। लेकिन जब हम करेंगे तो क्या फायदा होगा वो भी आपको नजर आएगा। लेकिन अभी भी एक आपको इनिशियली फायदा नजर आ जाएगा फौरन। जब हम अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं तो क्या होता है, सर एक फाइल बन जाती है, बिल्ड का फोल्डर बनता है। हाँ, तो उसके अंदर जाके स्टैटिक HTML CSS में जो है ना वो बनाता ही फाइल। हाँ, लेकिन आपके इंडेक्स की फाइल ही होती है, इसके अलावा कोई दूसरी HTML फाइल होती है? नो सर, कोई फाइल नहीं, सिंपल है। सारा काम किसकी मदद से हो रहा होता है? सर बिल्ड की मदद से, HTML जावास्क्रिप्ट की मदद से। ठीक है, ऐसे ही है ना, रूट एलिमेंट बनता है। हाँ, अब यहाँ पे देखें ये क्या क्या है, ये देखें ये बिल्ड बन गया इसका, पब्लिक के अंदर इसने बिल्ड बना दिया। अब बिल्ड बनाने के बाद ये देखें इसका काम क्या किया इसने, हर फोल्डर में इंडेक्स की फाइल बना दी है। जब हम उस फोल्डर पे जाएंगे तो इंडेक्स की फाइल को ये देखें पूरा HTML यहीं पे लिखा हुआ है। ये मजेदार चीज है इसकी, स्टैटिक साइट जनरेटर। जबरदस्त। तो अब देखें हमने अगर मैं HTML के अंदर ये काम करने आता तो मुझे कॉन्टेक्ट वाला जो हेडर वाला काम है वो कॉपी पेस्ट करना पड़ता, और अगर कहीं एक जगह चेंज होता तो मुझे सब जगह जाके चेंज करना पड़ता। कंपोनेंट नहीं बना सकता था मैं स्टैटिक साइट्स के अंदर।
यहाँ पे देखें, यहाँ आपने पूरा स्टैटिक साइट जनरेटर से पूरा अपना वो बना सर इसने अब मुझे अगर JSX आगे को जाके HTML में चेंज कन्वर्ट करना कर हो, दिया। पूरा HTML में कन्वर्ट कर दिया, बिल्कुल। ये देखिए, ये रहा आपका हेडर, जबरदस्त काम हो गया। यस सर, बेहतरीन हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। मतलब ये फायदा समझ में आया आपको? देखिए, आपने काम सारा रिएक्ट के अंदर किया, और जैसे ही मैंने बिल्ड बनाई, उसने उसके जितने भी स्टैटिक पेजेस थे उसने उसके पेजेस बना दिए मुझे, लाइक दिस, जो आपके सामने। बाइबल वाला काम तो अगर करा आपके, इसने। सॉरी, बाइबल वाला। बेबल। हाँ, इसका रिएक्ट से तो कोई हाँ, फर्क नहीं है। बेबल एक्चुअली ट्रांसपाइलर है। बेबल जो है ना, एक्चुअली वो ट्रांसपाइलर है। मतलब वो आपके कोड को जावास्क्रिप्ट के ES6 ES7 के कोड को कन्वर्ट करके जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट करके स्पेसिफिक वर्जन को, वो सारे काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे इसने बेबल वाला काम नहीं किया। हाँ, यहाँ पे इसने बेबल वाला काम नहीं किया, इसने तो पूरी उसी को उठा के उसकी HTML जनरेट कर दी। गैट्सबी का ये फायदा है इसमें। सर मैंने ये पूछना था, हम रिएक्ट से टोटली अब हट चुके हैं ना? आपकी जो रिएक्ट बार बार कह रहे हैं वो कंफ्यूज करता हूँ। रिएक्ट ही होगी पूरी, इसमें रिएक्ट ही है मेरे दोस्त, पूरी रिएक्ट है। नहीं मतलब रिएक्ट, मतलब इसमें रिएक्ट की कोई चीज मुझे नजर नहीं आ रही। खाली आप कोडिंग के लिए ऐसे कह रहे हैं कि फॉर्मेट पर रिएक्ट कोडिंग और सारी चीजें रिएक्ट ही यूज होगी इसके अंदर। हम लाइब्रेरीज यूज कर सकते हैं इसमें, रिएक्ट की सारी चीजें यूज हो सकती हैं जो आप पहले करके आ रहे हो। तो ये गैट्सबी जो है रिएक्ट के थोड़ी सी इसके अंदर हमारे लिए फायदा हो गया कि जो हमें राउटिंग वगैरह करनी थी वो नहीं करनी पड़ेगी, और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन है तो पूरी रिएक्ट ही है। हम अपने रिएक्ट के अंदर जो यूज इफेक्ट के जो हुक्स यूज करते थे, सब कुछ आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर। ओके सर, ठीक है, चलें अब चलते हैं क्या, पेज कंपोनेंट लिंकिंग। ये देखें, इसमें हमें लिंक मिलता है कहाँ से? जो आपका सवाल था, कहाँ से लिंक मिला? ये गैट्सबी से लिंक मिल गया। गैट्सबी से। पहले हमें लिंक कहाँ से मिलता था? रिएक्ट राउटर से, याद है? यस सर, हम रिएक्ट राउटर यूज करते थे। हाँ, जब हम रिएक्ट राउटर यूज करते थे तो हमें लिंक रिएक्ट राउटर से मिलता था, लेकिन अभी हम गैट्सबी यूज कर रहे हैं तो हमें लिंक कहाँ से मिला है? गैट्सबी से। गैट्सबी से। तो स्लैश का मतलब क्या हुआ? index.js वाला पेज, मैं राइट? रूट जो होम होता है, पेज के ऊपर जो इंडेक्स का पेज जो राउट होगा वो क्या होगा? स्लैश, यानी स्लैश होम पेज आप जिसे कहते हैं यूजुअली। और इंडेक्स से मुझे कहाँ पे जाना है? स्लैश अबाउट पे, तो स्लैश अबाउट, सिंपल। कोई ऐसी चीज जो इसमें रन करके दिखाने की जरूरत हो मुझे? नहीं है ना? तो जो आपने अभी लिंकिंग की बात की, इसमें लिंक के लिए हम लोग गैट्सबी का लिंक यूज करेंगे, लाइक दिस। सब कंपोनेंट्स, ये अभी हमने ये करके देख चुके हैं हम ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने हेडर यूज किया। हमें टाइपस्क्रिप्ट का आना कितना जरूरी है? सॉरी, टाइपस्क्रिप्ट का आना हमें कितना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल इतना खास जरूरी नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे। आपको जावास्क्रिप्ट अच्छी है तो आपके लिए टाइपस्क्रिप्ट मसला नहीं करेगी। लेकिन सर क्लाइंट की भी समझ नहीं लगती, किसी वक्त कुछ भी डिमांड कर देता है, वो क्या करे इसका? क्लाइंट तो कोई भी हो सकता है ना, मसला यही है ना, क्लाइंट एक नहीं होता, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्लाइंट आपके वहाँ मल्टीपल और हर लेवल के अलग अलग होता है। तो जो अच्छा क्लाइंट है वो दूसरी चीजें रिक्वायर करेगा। कोई क्लाइंट आएगा जिसको कुछ भी नहीं पता, आप कुछ भी बोल दो उसको, वो कहेगा हाँ ठीक है बना, तो ऐसा भी क्लाइंट आता है। तो चलें आगे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक चीज यूज हुई है। क्या यूज हो रहा है? क्या लिखा हुआ है स्टेप नंबर 3 के ऊपर? लेआउट। ये क्या मतलब? इसका लेआउट का क्या मतलब, अगर आपको पढ़ने से समझ में आए कुछ? सर जो भी आप लोगों के सवाल भी थे शायद कि हम लुक एंड फील जो है उसकी सर। हाँ, जिस तरीके से आप कह रहे थे ना कि यार अभी तो पूरी एप्लीकेशन के अंदर हेडर नजर आए मुझे, सेंट्रल हेडर सर। हाँ, तो ये देखें, ये हमने एक लेआउट बनाया अपनी एप्लीकेशन का, कि लेट से जो भी लेआउट बनाया। अब इस लेआउट पे देखें हमने क्या काम किया हुआ है। इस लेआउट में मैंने टाइटल दे दिया और यहाँ पे एक अबाउट लिंक दे दिया, यानी हेडर बना दिया आपके। तो यहाँ पे नेविगेशन बार आप और भी बना सकते हैं, कुछ और भी देते हैं। तो अब क्या पूरी एप्लीकेशन के अंदर ये वाला लेआउट हमेशा सेम रहेगा? सेम रहेगा, बिल्कुल सही कहा आपने।
तो ये वाला जो हेडर का कंपोनेंट अगर वो मैं डायरेक्ट लेआउट के अंदर यूज कर लूं तो क्या पॉसिबल है? जी जी सर, बिल्कुल पॉसिबल है। और जिस तरीके से हम चिल्ड्रन यूज करते हैं तो ये हमने चिल्ड्रन। अच्छा ये बताएं, आपको ये पता है ये चिल्ड्रन क्या है? ये कभी यूज किया हमने रिएक्ट के अंदर? सर ये उस टैग के अंदर जो भी लिखेंगे उसको एज अ चिल्ड्रन ले लेगा। जो props डॉट चिल्ड्रन हमें मिलता है उसका मतलब ये होता है कि हम इन एक्चुअली तो हम ज्यादातर क्या बनाते हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग, ऐसा ही है। तो सेल्फ क्लोजिंग जब हम टैग बनाते हैं तो उसमें चिल्ड्रन नहीं मिलता हमें। क्यों? उसके अंदर हमें क्या मिल रहे होते हैं? प्रॉप्स के अंदर आपने यहाँ पे जो प्रॉप्स डिफाइन किए हुए होते हैं। लेकिन जब आप टैग को ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर यूज करना स्टार्ट करते हैं लाइक दिस, तो यहाँ पे आपको जो भी इस ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर आपने जो भी लिखा होगा वो कौन से प्रॉप में मिलेगा आपको? चिल्ड्रन में सर, चिल्ड्रन के अंदर प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन के अंदर आपको ये सारा डेटा मिल रहा होगा। ठीक है, सही। पता है ना सबको? ये दोबारा बताइएगा चिल्ड्रन वाला। अच्छा नहीं पता, चले मैं बता देता हूँ। बल्कि हम लोग कहाँ पे खड़े हुए थे? स्टेप 0 पे खड़ा है ना। मैं स्टेप 0 को रन कर लेता हूँ फिर थोड़ी देर के लिए, ताकि हम स्टेप 0 पे क्लियर कर लेते हैं सारी चीज़ों। हम कोई भी ले लेते हैं, लेट्स से ये ले लेते, बल्कि हेडर है ना हमारे पास। कहाँ गया हेडर? ये रहा। ठीक हो गया। हम अगर हेडर लिखते हैं और यहाँ पे हम सपोज करते हैं हमें क्या मिलेगा? चिल्ड्रन। और हम कहते हैं कि इफ वी हैव अ चिल्ड्रन, ओके। अब हम करते हैं अबाउट के अंदर हेडर दिया था, इस हेडर पे जाता हूँ और पहले ये कर लेता हूँ। तो अभी देखते हैं कि क्या मेरी एप्लीकेशन में कितना फर्क आता है। देखते हैं वापस। ये देखें हेडर ही चल रहा है क्योंकि ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है और इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो ये है। अब मैं इसको ओपनिंग और क्लोजिंग टैग करता हूँ। ओपनिंग और ये मेरा क्लोजिंग टैग। ठीक है जी। अब मैं कहता हूँ इसको हेलो वर्ल्ड इन हेडर वाया चिल्ड्रन। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। ये देखें क्या हुआ। सर वो चिल्ड्रन वाला जो कंपोनेंट, चिल्ड्रन वाला यानी अगर आप चाहें डायनेमिक अपना कुछ भी डेटा देना है इस कंपोनेंट को विदाउट प्रॉप्स के अंदर एक एक चीजें पास करके, तो आप इस तरीके से भी दे सकते हैं। तो इसमें जो भी चीजें आ रही होंगी यहाँ पे पैराग्राफ, हेडिंग या व्हाटएवर जो भी आप देते हैं, तो वो एज अ चिल्ड्रन इसको ट्रीट कर रहा होगा। तो आप चिल्ड्रन में देखेंगे तो यहाँ पे पूरी इसकी HTML मिलेगी जो आप यहाँ पे लिख रहे होंगे। ये जो हम ऑब्जेक्ट वाली ब्रैकेट लगा के चिल्ड्रन तो प्रॉप्स के जरिए मंगवा रहे होते हैं, वो काइंडली बताइएगा वो क्या होता है? ये स्प्रेड ऑपरेटर यूज किया हुआ है ना मैंने। ओह सॉरी, डीकंस्ट्रक्ट किया हुआ है ना इसको। सॉरी, डीकंस्ट्रक्शन की हुई है इसकी ऑब्जेक्ट की। वरना तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? प्रॉप्स। तो मुझे करना पड़ेगा प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन और यहाँ पे आके कर। ये क्या क्या हुआ? ये किसी को पता है ये मैंने क्या किया हुआ? शॉर्ट सर्किटिंग। पहले वो तो चेक किया अगर चिल्ड्रन एग्जिस्ट करता तो उसको रेंडर करो। एग्जैक्टली मैंने ये चेक किया हुआ है पहले कि यार चिल्ड्रन एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करेगा तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी, कोई ना कोई वैल्यू आएगी तो उसका मतलब क्या है? ये ट्रू है। और जब ट्रू होगा तो ये इसको प्रिंट करेगा। और अगर जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये अनडिफाइंड या नल आएगा। वैसे तो अनडिफाइंड आएगा यूजुअली, लेकिन ऐसे ही एक बात कर रहा हूँ, अगर नल या अनडिफाइंड वैल्यूज होंगी तो ये वाला कोड ब्लॉक देखेगा फॉल्स है, तो फॉल्स होगा तो ये इसके ऊपर कभी भी चेक नहीं करेगा, मतलब आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है। या तो एक और तरीका है, लोग ज्यादातर ये भी यूज करते हैं, इफ चिल्ड्रन देन डू दिस एल्स रिएक्ट फ्रैगमेंट। ये चलेगा? नो चिल्ड्रन फॉर्म, सॉरी। श्योर सर। ये सर, लेकिन ये फिर टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा उधर, हम शो तो नहीं करवाना चाहेंगे। डिबगिंग के लिए ठीक है ये।
मतलब ये डिपेंड करता है ना आपके सिनेरियोज के ऊपर कि आपके सिनेरियो में क्या चीज चल रही है, मुझे नहीं पता। ये तो वेरी सिंपल है, अगर हम जाके वैसे भी इसके हेडर के नीचे एक नई हेडिंग बना के लिखते तो वो भी शो करवा देगा। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो डायनेमिक नहीं होगा ना। इससे ये होगा कि हम यूनिक कर सकते हैं ना हर पेज ये पे डायनेमिक हेडर है के ना, साथ आप टेक्स्ट हम कुछ कोई भी भी यूज करना चाहते हैं। इसके इन बिटवीन जो भी चिल्ड्रन आए आप दे दें इसके अंदर, क्या मसला है? हाँ तो सर जैसे सर आपने एग्जांपल दी थी कि मतलब हमें रन टाइम पे न्यूज वगैरह चाहिए या ऐसा डाटा चाहिए तो हम चिल्ड्रन में हेडर के अंदर चिल्ड्रन में पास कर देंगे। हाँ कुछ भी कर सकते हैं, मतलब ये सारे काम कर सकते हैं आप यूजुअली। ठीक है, तो ये चिल्ड्रन है। ठीक है, तो वहाँ पे जो चिल्ड्रन का कॉन्सेप्ट था वो यही था। अच्छा, यहाँ पे आपने डिकंस्ट्रक्शन की बात की थी कि ये क्या था, तो ये देख लें। जैसे ही हम यहाँ पे हम करते हैं कि लेट से मेरे पास एक वार है ओ, और ओ के अंदर मौजूद है लेट से चिल्ड्रन। ठीक है, ओ की जगह मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ प्रॉप्स। सॉरी देख, अब मुझे ये बताएं, अगर मुझे ये डायरेक्ट चिल्ड्रन यूज करना हो तो एक तरीका तो ये मैं यूज करूँ प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, ये एक तरीका। और दूसरा तरीका क्या है, मैं इसको डिकंस्ट्रक्ट कर दूं लाइक दिस चिल्ड्रन फ्रॉम प्रॉप्स। ठीक है, ये दो तरीके हैं। ये डायरेक्ट आप यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को यूज करते हो, ये आप यूज कर रहे हैं डिस्ट्रक्चरिंग करते हुए। तो वही वाला तरीका मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है कि प्रॉप्स के अंदर से मैंने क्या निकाल लिया, चिल्ड्रन। क्लियर है, चलें आगे। यस, ठीक हो गया। तो ये लेआउट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। हम पहले अपनी एप्लीकेशन का एक लेआउट बना लेते हैं और फिर वो वाला लेआउट हम दे देंगे इंडेक्स के अंदर, और इंडेक्स के अंदर आप जो डेटा देना चाहें आप देते रहें। और ये लेआउट आप हर पूरी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं, अबाउट में भी यूज कर सकते हैं लाइक दिस। इसमें तो इन्होंने यूज नहीं किया हुआ, या मैंने कुछ रिमूव कर दिया, मैंने रिमूव किया हुआ लाइक दिस। ठीक हो गया। तो अब ये क्या है, आपने लेआउट के अंदर हेडर डाल दिया, तो आप चाहते हो कि आपकी पूरी एप्लीकेशन के अंदर हेडर शो हो, तो आपने एक लेआउट के अंदर हेडर डाल दिया और वो लेआउट आप पूरी एप्लीकेशन के अंदर यूज करो। चलें जी, यहाँ तक कोई सवाल? अभी पहला सवाल नहीं। आज मैं सोचता हूँ कि खाली आज स्टेप नंबर 4 तक करते हैं, बाकी फिर मैं चाहूंगा कि आप प्रैक्टिस करें 4 और 5 करते हैं, क्योंकि दोनों आपस में लिंक्ड है, स्टाइलिंग से रिलेटेड है। ये ग्लोबल सीएसएस है और ये स्कोप सीएसएस। स्कोप सीएसएस का मतलब आपके केस में कंपोनेंट सीएसएस। सर मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो कंपोनेंट गया, बेस ये बताइएगा CSS कि एसएक्स क्या होता है? सॉरी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ये टीएस जो होता है वो टाइप स्क्रिप्ट होता है। हम लोग ये जावा स्क्रिप्ट में ही करेंगे, आप लोग इसको जावा स्क्रिप्ट में कीजिएगा। ठीक है, या तो मैं काम करूंगा कि इसको कन्वर्ट कर दूंगा जावा स्क्रिप्ट में आप लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी चीज अभी है नहीं कि जो टाइप स्क्रिप्ट ज्यादा फॉलो की जा रही है। आप इसको पूरा जावा स्क्रिप्ट से कर सकते हैं। जी, आपने एक्सटेंशन कौन सी यूज की हुई है जो आपको साथ में बताती है ये यू आर हियर गो एट द स्टेप 3? मुझे कुछ बता रहा है, ये किसकी बात कर रहे हैं बताएं? सर मैं पूछ रहा हूँ आपने एक्सटेंशन कौन सी यूज की हुई है ना? हाँ मतलब क्या, मतलब किस काम के लिए एक्सटेंशन? सर इसकी बीएस कोड की सर। यार मैंने कोई भी यूज नहीं की हुई दोस्त, मैं दिखा देता हूँ आपको। मुझे थोड़े दिन पहले भी किसी ने सवाल किया था। ये देखिए मैंने कौन सी यूज की है भाई, डॉकर है, गिटलैंस है, जुपिटर है, लैंग्वेज सपोर्ट जावा की है, मैवन है। ये जो गिटहब का दिखा रहा है मैंने मतलब एज सच मैंने कोई यूज ही नहीं की। देखें आप किसकी बात कर रहे हैं? ये वाले इसकी बात करता है, यू आर हियर गो गो, ये इसकी बात करते हैं? यस सर, यस सर। ये गिटलैंस बताता है। हाँ, अगर आप इसकी बात पूछ रहे हैं तो ये तो गिटलैंस बताता है। आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा क्या, एक एड ऑन गिटलैंस। कहाँ गया भाई? सर आपने जावा पे काम किया हुआ? यार नहीं, मैंने जावा पे नहीं किया हुआ, लेकिन जब हम हाइब्रिड एप्लीकेशन यूज करते हैं तो वो उसके लिए जावा और इस टाइप की चीजें चाहिए होती हैं, तो फिर इसलिए डाला हुआ। मतलब प्योरली मैंने जावा पे काम नहीं किया हुआ, मैंने हाइब्रिड एप्लीकेशंस पे काम किया हुआ, लाइक रिएक्ट नेटिव हो गया, आयोनिक हो गया, फ्लटर पे अभी स्टार्ट किया हुआ है। तो चलिए कुछ चीजें ऐसी। तो खैर वापस आते हैं। सर आपने रिएक्ट नेटिव पे काम किया है सर? हाँ, रिएक्ट नेटिव पे काम किया हुआ है सर। ये मैंने एक्सपेंस ट्रैकर बनाया था रिएक्ट नेटिव को यूज करते हुए। सर ये स्टोर लोकल स्टोरेज है रिएक्ट नेटिव में, कोई मोबाइल के अंदर हम डेटा स्टोर कर लें? बिल्कुल, स्टोरेज करें बाद में। आप मुझे वापस मैसेज कर दीजिएगा प्राइवेट में, तो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो सर, सही है। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। और ये हो गया, ये हो गया। अब हम आते हैं CSS के ऊपर। जिस तरीके से हमारे पास
index.css मौजूद होती थी किसके अंदर, रिएक्ट के अंदर मौजूद होती थी ना, वो ग्लोबल सीएसएस होती थी हमारे पास। यस सर। कंपोनेंट सीएसएस अलग यूज करते थे हम, ऐसा ही था रिएक्ट के अंदर। मॉड्यूल, यस सर, मॉड्यूल डॉट CSS। ठीक है, इसके अंदर फिर हमें एक काम करना पड़ता है, इसके अंदर हमें एक बनाना पड़ता है gatsby-browser.js। क्या बनाना पड़ता है, फाइल बनानी पड़ती है रूट के ऊपर जिसका नाम होना चाहिए gatsby-browser.js। तो ये प्री डिफाइंड फाइल है, मतलब ये नाम आपको मिल जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन में आप जाओगे तो आपको ये नाम मिल जाएगा। तो खैर, लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट जल्दी से बता देता हूँ कि अगर मुझे CSS ग्लोबल CSS यूज करनी होगी तो मैं ग्लोबल CSS के लिए जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाऊंगा और मैं सिर्फ इसको जो मुझे इंपोर्ट करनी है फाइल वो मैं बता दूंगा। लाइक आपकी जो भी ग्लोबल CSS जहाँ आपने रखी हुई, मैंने कहाँ पे रखी हुई है, सोर्स के अंदर, स्टाइल्स के अंदर ग्लोबल CSS। ये तब ये क्या करेगा, इसको चलाऊंगा तो क्या होगा, आपको क्या लगता है बिहेवियर क्या होना चाहिए, ये पढ़ के आपको क्या लगता है? अरे पेज पे येलो कलर चेंज होगा। एग्जैक्टली, आपकी पूरी HTML का बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, येलो। येलो। ठीक है, तो ये हमने ग्लोबल CSS बता दिया। अगर आप यहाँ पे अपनी कोई क्लासेस बना लेंगे, लेट्स से ABC, तो ये वाली क्लास आप अपनी पूरी एप्लीकेशन के अंदर कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्लोबल CSS है। आपकी कुछ ग्लोबल CSS होती हैं और कुछ आपकी कंपोनेंट बेस्ड CSS होती हैं। स्कोप CSS के लिए क्या मुझे ब्राउजर के अंदर बताने की जरूरत है? यस सर, थ्योरी वाज नहीं, gatsby-browser.js के अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ कौन सी CSS बतानी पड़ती है, ग्लोबल। अगर जो स्कोप CSS होती है, यानी जो आपकी कंपोनेंट बेस्ड CSS होती है, वो आपको बताने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, वो आप फिर किस तरह डिफाइन करते हो अपनी CSS को? कंपोनेंट में शो करेंगे, कंपोनेंट में, या तो कंपोनेंट में शो करते हैं या किसी के अंदर भी शो करते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, रुकिए। डायरेक्ट कंपोनेंट के अंदर भी शो कर सकते हैं, वरना तो आप इस तरीके से मॉड्यूल्स बनाते हैं अपने। सर ग्लोबल CSS तो हम ये कह सकते हैं जैसे हेडर हो गया और ये सारी चीजें रिएक्ट में करते थे। बिल्कुल, ये काम रिएक्ट में करते हैं। और फिर मॉड्यूल में एज अ ऑब्जेक्ट एक्सेसिबल हो जाता है। स्टाइल के अंदर माय कंपोनेंट, यानी ये माय कंपोनेंट का मैंने एक वो बनाया हुआ है। सही है ना, क्लियर है ना? कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं है, ये सारे काम हम ऑलरेडी रिएक्ट के अंदर करके आ चुके हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी। तो मेरे ख्याल में और आगे बढ़ूंगा तो थोड़ी सी कंफ्यूजन और क्रिएट होगी, तो मेरे ख्याल में यहाँ तक आज स्टॉप रखते हैं। आप लोग 0 से लेके 6 तक की प्रैक्टिस जरूर कर लें अपने पास, ठीक है? और कोशिश कीजिएगा जावास्क्रिप्ट पे करेंगे आप लोग डेफिनेटली। यहाँ से मेरा कोड देख सकते हैं आप। अबाउट के लिए अलग से CSS होगी और इंडेक्स के लिए अलग से, पेजेस के हम फोल्डर बना सकते हैं अबाउट के अंदर, उसके अंदर नहीं, अगर आपको ऐसा काम करना हो ना तो पेजेस के अंदर तो आपको डायरेक्ट पेजेस ही देने पड़ेंगे। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने फोल्डर, जिस तरीके से यहाँ पे स्टाइल्स का फोल्डर बना हुआ है ना, इस स्टाइल्स के फोल्डर के अंदर आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप बना लें अबाउट का फोल्डर, यहाँ पे अबाउट की फाइल बना दें, मॉड्यूल्स, और इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप फोल्डर नहीं बनाएंगे, अगर आपने यहाँ पे फोल्डर बना दिया तो फिर मसले स्टार्ट हो जाएंगे। और ये चीज हम कंपोनेंट्स में कर सकते हैं। सॉरी, क्या कर सकते हैं? फोल्डर कंपोनेंट्स में बना सकते हैं हम, जिस तरह हेडर का अलग से एक फोल्डर बन जाए जिसमें उसकी CSS भी आ जाए और टाइपस्क्रिप्ट भी आ जाए। हाँ, ये तो आप किसी में भी कर दे, कंपोनेंट में ये काम कर सकते हैं, ये स्टाइल में कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। यहाँ पे आपको पेजेस के नाम यही चाहिए होंगे यहाँ पे डायरेक्ट, क्योंकि वो देखता यही है कि यहाँ पे जो फाइल का नाम मिलेगा वो उसका वो होगा, क्या होगा, पाथ होगा, राउट होगा। तो आप यहाँ पे ये काम नहीं कर सकते डेफिनेटली। लेकिन सर जी, बुक क्या है सर इसकी? गेट्सबी की स्लाइड्स बनाई होंगी? गेट्सबी की बुक नहीं, हम लोग ये डायरेक्ट इसी से कर रहे हैं, ऑनलाइन ही कर रहे हैं। अभी हम लोग वेबसाइट पे आएंगे, क्योंकि हम ये सारा जो हमने काम किया मैं आपको वेबसाइट से दिखाऊंगा कि क्या है, किस तरीके से प्लगइन्स हम यूज करेंगे। तो हम वेबसाइट पे आते हैं। सर पढ़ने कहाँ से? वेबसाइट से गेट्सबी की, और जो इसकी वेबसाइट है वहीं से पढ़ना है आपको। इसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी होगी सारी डॉक्यूमेंटेशन गेट्सबी की वेबसाइट पे है ना, मैं आपसे शेयर कर देता हूँ उसकी डॉक्यूमेंटेशन के लिंक्स वगैरह। सर टाइपस्क्रिप्ट का थोड़ा समझा सकते हैं आप? ये टाइपस्क्रिप्ट एक पूरा टॉपिक है, मतलब अभी कैसे समझाऊं मैं आपको। अभी सिर्फ सिंपल से वर्ड में समझ लें कि अभी हम जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे होते हैं, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं वो डायनेमिक होते हैं।
आप कभी भी उसके अंदर नंबर सेव कर सकते हैं, कभी भी आप उसके अंदर स्ट्रिंग सेव कर सकते हैं, आप कभी भी उसके अंदर ऑब्जेक्ट सेव कर सकते हैं, एरे बना सकते हैं उस वेरिएबल को। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट के अंदर टाइप सेफ्टी है, यानी अगर आपने एक दफा एक वेरिएबल स्ट्रिंग बना लिया तो आप उसको एज अ स्ट्रिंग यूज कर सकते हो, एज अ ऑब्जेक्ट और एज अ एरे नहीं यूज कर सकते। ये टाइप सेफ्टी है। इससे फायदा ये होता है कि अगर आपके पास मल्टीपल डेवलपर्स मौजूद हैं, मल्टीपल डेवलपर्स की टीम मौजूद है, अगर अभी जावास्क्रिप्ट में क्या है, अभी आपने ऊपर नंबर दिया नीचे ऑब्जेक्ट दे दिया, पॉसिबल है वो एरर देगा आपको? जी जी, वो कर देता है, वेरिएबल्स जो है वो कर देगा। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट अगर टीम के साथ आप यूज कर रहे हो, अगर ऊपर नंबर दिया हुआ है तो नीचे ऑब्जेक्ट, वो नहीं हो सकता, वो एरर देगा आपको। वो कहेगा कि भाई ये जो आप वेरिएबल यूज कर रहे हो ये नंबर है और आप इसके अंदर ऑब्जेक्ट दे रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से टाइप सेफ्टी है उसके अंदर। और फीचर्स हैं दूसरे, ऊप्स का जो कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग जो जावास्क्रिप्ट के अंदर ज्यादातर काम कर रहे होते हैं वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, और जब हम टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर आते हैं तो हम थोड़ा सा ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स को टच कर रहे होते हैं। तो कुछ चीजें हैं, काफी चीजें हैं। अगर आपको टाइप स्क्रिप्ट पढ़नी है ना तो सर्च दिया कि प्रोफाइल में आप जाइएगा, वहां पे होगा लर्न टाइप स्क्रिप्ट, तो वो आप थोड़ा सा स्टार्ट लें अगर पढ़ने का शौक है तो। अगर फिर प्रॉब्लम आए तो फिर मुझसे डिस्कस कीजिएगा। तो प्रोफाइल पे पता नहीं क्या क्या टेक्नोलॉजी पड़ी हुई है, अगर वही बंदा पढ़ने बैठे तो 4-1 साल तो चाहिए मेरा। हाँ, वो तो खत्म हो जाएगा, मतलब सर दिया वाला लेवल तो नहीं हो सकता, लेकिन जो डेफिनेटली आपको जो चीजें चाहिए तो आप उसमें से पिक कर सकते हैं। जैसे आप कह रहे हैं ना टाइप स्क्रिप्ट पढ़नी है, तो आप सर दिया की प्रोफाइल पे जाके लर्न टाइप स्क्रिप्ट पिक करें, सिर्फ लर्न टाइप स्क्रिप्ट के बेबी स्टेप्स देखें आप, बहुत सिंपल से उन्होंने समझाया हुए। जिस तरीके से इसके बेबी स्टेप्स बनाए हुए ना गेट्सबी के, वैसे ही उन्होंने टाइप स्क्रिप्ट के बेबी स्टेप्स बनाए हुए हैं कि पहला हेलो वर्ल्ड कर दिया हमने टाइप स्क्रिप्ट के साथ, कैसे होता है फाइल जो हम बनाएंगे वो टीएस के अंदर बनाएंगे, जब हम उसको ट्रांसफाइल करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिक जावास्क्रिप्ट के अंदर, एंड सो ऑन। वो सारी चीजें उन्होंने बेबी स्टेप्स में दिखाई है। फेसबुक पर जी जी सर, ये रिएक्ट नेटिव में जब हम कैचेबल ओपेसिटी बनाते हैं तो किसी भी यार, रिएक्ट नेटिव वाला मैं अभी इसीलिए जवाब नहीं देना पा रहा, चाह रहा कि ये हमारी क्लास से रिलेटेड ही, मैं वही कह रहा हूँ, आप मुझसे पर्सनल में पूछ लीजिएगा तो आपको। सर गेट्सबी की लिंक सेंड कर दें। आप गूगल पे जाके लिखें गेट्सबी। सर इसका जो बैकएंड लिखना होता है वो हम नोड.जेएस में लिखेंगे इसका भी? नहीं, यही तो चीज है, इसमें आपको बैकएंड लिखने की जरूरत नहीं है। कंटेंटफुल से यहाँ पे हमारा जो बैकएंड है वो कंटेंटफुल है। कंटेंटफुल पे हम अपना सारा डेटा डालेंगे और उसको गेट किससे करेंगे? गेट्सबी फ्रंट एंड से, सॉरी GraphQL को यूज करते हुए फ्रंट एंड से यूज करेंगे। गेट्सबी के साथ सर्वर नहीं होता सर? गेट्सबी का सर्वर नहीं होता, नहीं, हमारे पास कंटेंटफुल है ना, वो सर्वर है हमारे केस में। तो इसके साथ आप लोगों को क्या करना है, गेट्सबी एक्चुअली आप उसने लोगों वर्डप्रेस को को 2 रिप्लेस टास्क किया। में देता हूँ। हाँ, ये कुछ हद तक किया, काफी हद तक कर चुका है ये। मैं आपको 2 टास्क देता हूँ, आपको क्या करना है, पहले इसके ये जो बेबी स्टेप्स सर ने बताए हैं 0 से लेके 5 तक, वो आपको कंप्लीट करने, जो आज हमने क्लास में किए आप अपने पास करें। और दूसरा आपको मैं मेजर चीज बताऊं कि इसकी जो टेम्पलेट्स अभी हमने देखे ना थोड़ी देर पहले, टेम्पलेट्स कहाँ देखे थे, तो ये मजे की चीज लग रही है टेम्पलेट्स। एग्जैक्टली यही मैं कहना चाह रहा था, आप इसके सिर्फ टेम्पलेट्स को अपने पास रन करके देखें। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको चेंज करना है, आपको क्या करना है, रन करना है, सिर्फ रन करके देखें आप। मैं कुछ कह ही नहीं रहा कि आपको ये करना है या वो करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ करना है इसको, इसके जो पहले प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स दिए हुए उसको एक दफा चेक करना है चला के, बस अपने पास ये रहे टेम्पलेट्स की लिंक दे देता हूँ। सर ये गेट्सबी के साथ हम रिडक्स वगैरह भी यूज करते हैं या उसकी जरूरत नहीं पड़ती? हाँ, अगर आप जैसे अगर हम रन टाइम वाला काम करने जाएंगे तो फिर जरूरत पड़ेगी, लेकिन बिल्ड टाइम के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके सर, थैंक यू। चलें फिर क्लास यहाँ पे रखते हैं। हाँ, और एक लास्ट ये था कि आपको है ना कंटेंटफुल के ऊपर अपना अकाउंट बनाना है। मेरा लॉक हो गया तो होपफुली मेरा कल तक या आज रात तक खुल जाएगा, तो टेंशन नहीं है, अपने पास तो पूरा वीक पड़ा हुआ है। नहीं भी होगा तो नया बना लेंगे किसी ना किसी तरीके से। लेकिन आप लोग अपने पास है ना सारा का सारा एक वो करके आए, क्या करके आए, कंटेंटफुल का अकाउंट क्रिएट करके आइएगा। और नेक्स्ट टाइम है ना ये सारे स्टार्टर्स को अपने पास सिर्फ रन करके देखिएगा, आपको थोड़ी सी चीजें आइडिया होना स्टार्ट हो जाएंगी कि किस तरीके से ये लोग प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट क्लास से हम अपने प्लगइन्स और कंटेंटफुल के साथ इसको कनेक्ट करके देखते हैं इंशाल्लाह। सर वो एक्सक्यूज मी सर, वीडियो जो पुरानी है वो तो मैं करवा देता हूँ, ये मैं कोशिश करूंगा कि इस वीक में वेडनेसडे तक इंशाल्लाह सारी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी, आज की क्लास की भी।
सर एक दो क्वेश्चन है सर एक अकाउंट बना रहे हैं लेकिन वहाँ पे वो कंपनी मानता जा रहा है और वो कोई रैंडम कंपनी लिख रहे हैं लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। पैना क्लाउड लिखो भैया, करेगा टकाटक एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसा अभी मैं देख लेता हूँ, मैं देखता हूँ। मैं एक्चुअली मेरे पास अभी कोई अकाउंट फ्री पड़ा हुआ नहीं है मेरे। मैंने सिर्फ एनएस लिखा था, भी लिखते हैं आप साइन अप करके। अस्सलाम वालेकुम साइन अप विद गिटहब। एक वालेकुम अस्सलाम भी दो। सर जी वो जो व्हाट्सएप पे ऐड करना है वो मैसेज आ रहा है कि फुल इज फुल। यार तो फिर इसका क्या तरीका है? फिर इसका दूसरा तरीका ये कि हम एक और ग्रुप बनाएं और जो फुल हो चुके हैं वो दूसरे यूजर्स इसमें आ जाएं और पहले यूजर उसमें रहें, ऐसा करना है। टेलीग्राम पे बना लें। के अंदर इतने सारे लोग हैं और क्लास लेने के लिए कोई भी नहीं तो व्हाट्सएप पर फ्रेंडशिप चल रही है ग्रुप में, जो ऐसे लोग मुझे थोड़ा टाइम दे। आज मुझे काम करें, मुझे टाइम दे, मैं देख के बताता हूँ कि इसका क्या सॉल्यूशन है। सर क्विज कब है? क्विज अभी अनाउंस नहीं हुआ, बहुत जल्द हो जाएगा, होपफुली इस वीक में हो जाएगा। इसलिए डेटा वो अपलोड कर दीजिएगा आज तक सारी वीडियोस। जी मैं जरूर, मैं वेडनेसडे तक कोशिश करूंगा कि सारी वीडियोस अपलोड कर दूं। ठीक है बहुत शुक्रिया। सर एक सवाल है सर, हमारा सिलेबस जो है ना अभी तक अपलोड नहीं हुआ हुआ। सिलेबस मैंने आप लोगों को दे दिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एम आई राइट? यस सर। ओके सर ठीक है, मैं ग्रुप में देख लेता हूँ शेयर। हाँ देख लीजिएगा, मैंने सेंड कर चुका हूँ ऑलरेडी। सर ये कंटेंट फुल पेड है? कंटेंट फुल वैसे पेड है, लेकिन हम लोग एक कंपनी अपनी बना सकते हैं फ्री में, ऑर्गेनाइजेशन हम यूज कर सकते हैं, तो हम लोग फ्री वाले पेड नहीं है। वैसे अगर दूसरे सेंस से देखें तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम अपना अच्छा खासा काम कर सकते हैं, पेड नहीं हम काम करने के लिए। ठीक है, बैकग्राउंड से बहुत खराब आवाज आ रही है। जी सर ये रोड टू लर्न रिएक्ट, सर एक सवाल था। जी सर ये रोड टू लर्न रिएक्ट बुक है, वो सर फॉलो कर सकते हैं रिएक्ट का अगर और अच्छा करना है? रिएक्ट के लिए हाँ, रिएक्ट के लिए आप कर सकते हैं बिल्कुल, रिएक्ट के लिए तो है ना। ठीक है सर एक क्वेश्चन था क्लाइंट रिलेटेड, अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें अभी या प्राइवेट में, क्योंकि अगर गेट्सबी से रिलेटेड है तो अभी कर लो, लेकिन नहीं अगर सर कुछ और है तो मैं रिलेटेड चाहता हूँ कि इस टॉपिक में ना, तो फिर प्राइवेट में कर लेना, कोई मसला नहीं है। आई विल रिप्लाई। थैंक यू क्लास, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Recording stop.